नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग पूरा संख्याओं के प्रकार का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होगी? अभी तक आपने 2, 4, 10 प्रकार की ज्यादा पढ़ी होंगी। आज हम लोग बहुत कम से कम 20 से भी अधिक प्रकार की संख्याएं पढ़ेंगे। तो फुल एनर्जी के साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, पहला काम। दूसरी चीज, क्लास लगभग 1.5 से 2 घंटे की होने वाली है। मतलब ये कि पूरे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जो भी है, जैसे वो पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में पहले बंटवारा रियल और इमेजिनरी का होता है। फिर रियल नंबर कितने प्रकार के, फिर उसमें नेचुरल का होता है, रिकरिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। यानी ढेर सारी आज चर्चा करेंगे। तो पहला काम, कॉपी पेन लेके बैठ जाए। दूसरा काम, लाइक कर दीजिए ताकि हमारी एनर्जी लास्ट तक कम नहीं हो पाए। और तीसरी चीज, सामने आप देख रहे हो कि ये नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक है, यानी नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं के प्रकार। क्योंकि जब तक आपको संख्याओं के बारे में नहीं नॉलेज होगा, अर्थमेटिक का ऐसे भी आप कह सकते हो ये पहला चैप्टर है। जब संख्याएं ही नहीं जानोगे तो संख्याओं के यूज कैसे करोगे, है ना? वही चीजें निकल के आती। तो संख्याओं के प्रकार, और जैसा कि लिखा है एक वीडियो में पूरा उड़ाना है आज हमको, फुल एनर्जी के साथ बैठ जाइए। कुछ चीजें हम लोग पहले डिटेल से समझते हैं कि नंबर सिस्टम जो आपका टॉपिक है इसमें कितने चीजें हमको पढ़नी है। तो ध्यान से एक एक चीज को आप समझना। जैसे अगर पहले नंबर की बात करें तो पहला तो यही होता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे संख्याओं के प्रकार। क्या बोलेंगे भाई साहब? संख्याओं के प्रकार। ठीक, उसके बाद दूसरा इसमें जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है वो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यूनिट डिजिट। क्या आता है? यूनिट डिजिट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट को इकाई का अंक। ठीक, तो हिंदी में लिखते जाइए, इकाई का अंक। अच्छा, उसके बाद तीसरा पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट जो आपका है वो है डिविजिबिलिटी रूल्स। वो क्या है? डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक, यानी विभाजिता के नियम। इसको अगर हिंदी में हम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? विभाजिता के नियम। ठीक, उसके बाद चौथा टॉपिक हम लोग इसमें नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? चौथा आता है आपका फैक्टर। ठीक, यानी हमको इसमें गुणनखंड से रिलेटेड चीजें पढ़नी पड़ती है और क्वेश्चन भी आते। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए क्या? गुणनखंड। साथ में नोट करते रहिए, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। पूरा 1.5 से 2 घंटे एकदम डट कर बैठ जाइए, हर एक चीज को नोट करिए। फिर लास्ट में आप खुद ही कमेंट करके बताओगे कि ये चीजें आज के बाद हम कभी नहीं भूलेंगे, है ना? संख्याओं के प्रकार बहुत आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद पांचवा टॉपिक जो इसमें आता है वो आता है नंबर ऑफ जीरो। क्या आता है भाई साहब? नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो का मतलब क्या हो गया? जीरो की संख्या या शून्यकों की संख्या, ऐसे आप बोल सकते हो। क्या? शून्यकों की संख्या। ठीक, उसके बाद जो छठवां आता है लास्ट टॉपिक आपका इसमें, ये होता है रिमाइंडर थ्योरम। क्या होता है भाई साहब? रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं शेष फल प्रमेय। क्या बोलेंगे भाई साहब? इसको हम लोग शेष फल प्रमेय। तो ये 6 टॉपिक हैं जिसमें से आज हम लोग पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। मतलब ये है, शुरू में हमने ये सिखाने का प्रयास किया है कि जो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति आपका टॉपिक है, इसमें हमें 6 टॉपिक पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल्स, फैक्टर, नंबर ऑफ जीरो, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, नंबर सिस्टम पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, आपको चीजें डिटेल से प्लेलिस्ट बनी हुई है। 13 से 14 लेक्चर कंप्लीट करके वहां पर पढ़े हुए हैं। एक तरफ से विजिट कीजिए तो भी आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और अगर एक साथ आप निपटाना चाहते हो तो आज की ये पूरी मैराथन क्लास लगभग 2 घंटे की जो होगी, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ढेर सारे टॉपिक आपको स्टार्ट कर दिए गए, हर एक चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल तक लेवल का हो, एसएससी जीडी हो, आर्मी हो, कोई भी एग्जाम लगाओ, हर एक टाइप इससे बाहर नहीं जाएगा। लेवल थोड़ा सा अप लेके चलते हैं, बस इतना ध्यान देना है ना? तो जल्दी से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो आप देख रहे होंगे पहले से हमने कुछ चीजें लिख रखी हैं ताकि आपको समझाने में और बार बार लिखने से जो टाइम वेस्ट होता है वो बच जाए। अब देखो, समझना थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले आप देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण नाम से ही आप समझो, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? बंटवारा। वर्गीकरण का मतलब
बंटवारा। तो अब जो संख्याओं का बंटवारा है वो एक होता है आपका रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक, समझते जाना ध्यान से एक एक चीज को। रियल नंबर जो होता है आपको, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। और जो इमेजिनरी नंबर है इनको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या, यानी जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सके। जैसे आपने कल्पना वाले कुछ क्वेश्चन भी पढ़े होंगे इंग्लिश में, जो सेंटेंस होते हैं, जैसे काश मैं, कोई भी मान लो किसी का पति होता, या काश में किसी की पत्नी होती, तो ये कल्पना वाले पढ़े होंगे ना आपने इंग्लिश में, 9th 10th में तो पढ़ा ही होगा। वैसे ही इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या होती जिनकी सिर्फ हम कल्पना कर सकें, यानी इसमें हमको मैथमेटिक्स पढ़नी ही नहीं है। आपकी जो पूरी मैथमेटिक्स सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। और एक चीज देख रहे होगे आप, बड़ा डिटेल से, बड़ी मेहनत से ये चीजें तैयार की है, टाइप की है। आप बस समझते जाइए और इसी तरीके से अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। देख रहे होगे कि अगर इमेजिनरी को और रियल नंबर को मिला दें तो एक नई संख्या बन जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको आपने क्लास 11th की मैथ में पढ़ा होगा। जितने भी लोग 12th किए हुए हैं, देख रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। ठीक, सम्मिश्र संख्या। तो कहने का मतलब ये कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है और इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या है। यदि इनको मिला दोगे तो आपके क्या बन जाएंगी? कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन जाएंगे, यानी सम्मिश्र संख्या है। इतनी बात समझ रहे हो? अच्छा, काल्पनिक संख्याओं को हमने बताया कि जिनकी हम सिर्फ कल्पना कर सके। काल्पनिक संख्या क्या होती है? जिनकी हम कल्पना कर सके। कल्पना का मतलब क्या होता है? जैसे रूट के अंदर -3। क्या कोई दुनिया में ऐसी संख्या है? सोच के बताइए आप, क्या कोई दुनिया में ऐसी संख्या है कि उसका वर्गमूल करें और वो निगेटिव हो जाए? नहीं है ना। तो ये सिर्फ कल्पना के आधार पर है। वही हम बात आपसे बार बार बोल रहे हैं। जैसे रूट के अंदर हमने लिख दिया -2, तो ये आपकी वास्तविक संख्या नहीं है, ये काल्पनिक संख्या है। अगर हमने लिख दिया रूट के अंदर -7, तो ये भी आपकी वास्तविक संख्या नहीं, काल्पनिक संख्या है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, आई का अगर मान आपसे पूछा जाए तो ये रूट के अंदर -1 होता है। आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, या आई स्क्वायर इक्वल -1 होता है। और इस आई को पढ़ते हैं आयोटा। इस आई को पढ़ते क्या है? आयोटा। इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं? जैसे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछे, संख्याओं के प्रकार बताइए, तो आप सम, विषम, वास्तविक संख्याएं, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, आप ढेर सारे मन में आ रहे हैं। लेकिन इनको एक सिस्टमेटिक ढंग से किसका कैसे बंटवारा किया गया, कहाँ से कौन सी संख्याएं बनी, इस तरीके से पढ़ोगे, यकीन मानो जीवन में कभी नहीं भूलोगे। पढ़ो ऐसा कि एक बार माइंड में सेट हो जाए, कभी जीवन में डिलीट ना हो। और ऐसे पढ़ाई करने से ही आपको जल्द सफलता मिलेगी। जैसा कि हमने क्या बताया, आई को आयोटा पढ़ते हैं और आई का मान होता है स्क्वायर रूट के अंदर -1 यानी अंडर रूट -1, और आई स्क्वायर का मान -1, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, उधर से रूट हट जाएगा। आई को आई ना पढ़ के आयोटा पढ़ते हैं। काल्पनिक संख्या क्या होती है? जो रूट के अंदर निगेटिव होती है। और इस पर आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़नी। आपकी जो पूरी मैथमेटिक्स है, चाहे वो एडवांस हो और चाहे वो अर्थमेटिक हो, वो आपकी पूरी डिपेंड है किस पर? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं पर। और जब इन दोनों को मिला देते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा 11th या 12th में, आई ए प्लस आई बी। ठीक, जेड इक्वल क्या होता है? जेड इक्वल ए प्लस आई बी। तो जो आई वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जो ए वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं रियल पार्ट। ठीक, इस ए को क्या कहते हैं? रियल वाला पार्ट, और इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या? यानी जो संख्याओं का वर्गीकरण, सबसे पहले संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक रियल नंबर वास्तविक संख्या है, और दूसरा इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या है। आपको मैथमेटिक्स चाहे एडवांस हो चाहे अर्थमेटिक, किस पर पढ़नी है? रियल नंबर पर। और रियल नंबर क्या होता है समझो ध्यान से। दुनिया में आप जो कुछ भी आंखों से देख पा रहे हो, सब कुछ क्या है? रियल। भाई जो दिखेगा वो रियल ही तो होगा। नहीं समझ में आई बात? कहने का मतलब रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे आपको संख्या हमने लिखी, आपसे हमने पूछा -2 कैसी संख्या, आप कहोगे रियल नंबर। -3 कैसी है? रियल। 0.5 कैसा है? रियल। √3 कैसा है? रियल। अब किसी किसी मन में आ रहा होगा इधर भी रूट इधर भी रूट, गौर से देखो इधर माइनस लगा है। अगर रूट के अंदर माइनस लगा है तो वो रियल नहीं है, वो इमेजिनरी है। और अगर रूट के अंदर प्लस की संख्या तो फिर वो रियल। 3/4 रियल, 2/3। कहने का मतलब इनको आप समझ सकते हो अग्नि देवता। ठीक, अभी हो सकता है कुछ लोगों को हंसी आ रही हो, लेकिन आज के बाद आप भूलोगे नहीं। अग्नि देवता को जानते हो? अग्नि देवता जब गुस्से में होते हैं तो सब कुछ खत्म कर देते हैं।
घर, मकान, गाड़ी, बंगला, पेड़ पौधे, कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ राख। तो बस वही चीजें आपको समझना है ध्यान से। क्या हमने बोल दिया, रियल नंबर मतलब अग्नि देवता, रियल नंबर मतलब अग्नि देवता। अब अग्नि देवता से कुछ नहीं बचता है तो इनसे भी कुछ नहीं बचेगा। मतलब कहने का, रूट के अंदर निगेटिव संख्याएं छोड़कर बाकी जो कुछ भी दुनिया में है सब कुछ आपका रियल है। जैसे हमने आपसे कहा कि अंडर रूट के अंदर -5 एक ऐसी संख्या है, तो आपका जवाब आना चाहिए इमेजिनरी नंबर है। और इसके अलावा यानी रूट के अंदर निगेटिव ना, बाकी कुछ भी हो, जैसे हमने आपसे कहा 0.2 कैसी संख्या, आप कहोगे रियल। -3 कैसी है, रियल। -10 कैसा है, रियल। 1/2 कैसा है, रियल। -1/3 कैसा है, रियल। -1/5 कैसा है, रियल। रूट के अंदर 10 कैसा, रियल। ये जितनी संख्याएं हैं सब कुछ, बस रूट के अंदर तुम्हें निगेटिव ध्यान देना है। अगर अंडर रूट के अंदर निगेटिव आ जाए तो वो इमेजिनरी है, बाकी दुनिया में कुछ भी ऐसी संख्या नहीं है जो रियल ना हो। पॉइंट क्लियर? अग्नि देवता से आप माइंड में सेट कर लीजिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं डिटेल से थोड़ा आगे। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीजें समझ गए होगा ना, रियल और इमेजिनरी मिला दो तो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स, और हमको पूरी मैथमेटिक्स इस पर पढ़नी। ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आप देख रहे हो आपके सामने एक चार्ट ओपन हो रहा होगा। इस चार्ट को बड़ा डिटेल से, बड़ा बारीकी से तैयार किया गया है ताकि हर एक चीज को आप डिटेल से समझ पाओ कि कहाँ से चीजें कैसे डिवाइड होती हैं। जैसे ऊपर आप देख रहे हो कि अब ये रियल नंबर का पार्टीशन किया गया। अभी हमने यहाँ पर क्या बताया था कि जो भी मैथ पढ़नी है आपको रियल नंबर, यानी इमेजिनरी नंबर का कोई पार्ट नहीं, कोई प्रकार नहीं, बस रूट के अंदर माइनस लगा है, संख्या लिखी है तो वो फिर काल्पनिक संख्या होती है, यानी इमेजिनरी नंबर। बाकी सब कुछ आपका वास्तविक है, तो वास्तविक का ही आगे बंटवारा किया गया है। तो ये रियल नंबर के बंटवारे किए गए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहीं पर हम समझाएंगे तो यहाँ लिखने में थोड़ा चार्ट बिगड़ जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अब देखो डिटेल से समझते हैं थोड़ा, एक एक चीज को गहराई से समझोगे तो उतना ही आनंद पढ़ने में आने वाला है। सबसे पहले ऊपर दो डिटेल लिखिए नंबर सिस्टम का। ये जो रियल नंबर होती है, यानी रियल नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक। तो वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, सामने आप देख रहे हैं, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। और इरेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक, यानी अगर आपसे पूछा जाए वास्तविक संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। पहले हम लोग यही सीखेंगे कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। उसके बाद आप देख रहे हो कि जो रेशनल नंबर है उसको फिर दो भागों में बांटा गया है, एक डेसिमल, एक इंटीजर। डेसिमल का मतलब क्या होता है, डेसिमल का मतलब होता है दशमलव संख्याएं। क्या होता है, दशमलव। और इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, इंटीजर को भाई मेरे बोलते हैं पूर्णांक। क्लियर? उसके बाद आप देख रहे हो डेसिमल के भी प्रकार किए गए, एक लिखा है टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, क्या बोलते हैं, शांत दशमलव संख्या, ठीक। और नॉन टर्मिनेटिंग ये थोड़ा सा इधर हो गया है, इसको हम लोग बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। बस आप जिस तरीके से सुन रहे हो, धैर्य से लिख रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, बस ऐसे ही समझो। ठीक, शांत। उसके बाद आप देख रहे हो जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ये भी दो प्रकार की होती है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट बन नहीं पाया है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग का ही प्रकार है। एक आपका नॉन रिकरिंग और एक रिकरिंग। अभी डिटेल से समझेंगे नॉन रिकरिंग, रिकरिंग क्या होता है। इंटीजर्स को आपको तीन भागों में बांटा गया, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा सा जीरो है। ठीक, यानी पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, और जीरो को भी पूर्णांक माना जाता है। लेकिन जीरो आपका ना प्लस में होता है ना माइनस में, तो बीच में रख दिया गया। उसके बाद जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनको भी दो भागों में बांटा गया। एक देख रहे हो कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, और एक होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। क्लियर? उसके बाद में होल का आगे कोई बंटवारा नहीं है। फिर नेचुरल नंबर चार भागों में, प्राइम, कंपोजिट, ऑड एंड इवन। इसके बाद ट्विन प्राइम होते हैं, बहुत सारी संख्याएं के अभी और डिटेल है जो इस चार्ट में नहीं है। ठीक, चार्ट बहुत छोटा हो जाता है या ज्यादा बड़ा बनाते तो फिर अच्छे से दिख नहीं पाता। इन चीजों को आप समझ रहे हो। अब हम लोग रियल नंबर तो समझ के, हमने क्या कहा, रियल नंबर मतलब अग्नि देवता, दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ रियल है, सिवाय रूट के अंदर माइनस ना हो।
क्लियर। अब हम लोग सीखेंगे कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। ठीक, तो आगे के पेज में हम लोग इन चीजों को समझते हैं थोड़ा ध्यान से। जैसे लिखने का प्रयास करना आप, पहले हमने लिख लिया क्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, हिंदी में बोलेंगे इसको परिमेय संख्याएं। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं। ठीक, बहुत ही आराम से लिख रहे हैं क्योंकि राइटिंग हमारी थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बड़ा, आराम से लिखेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। ठीक, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। बस आपको देखो यहाँ पर थ्योरी कथा नहीं लिखवानी, कंपटीशन की तैयारी करो, यहाँ पर ये नहीं लिखवानी परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में होती है तथा उनका हर जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ऐसे कथावाचक रूप से मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाएंगे। बस पॉइंट टू पॉइंट की चर्चा करेंगे। जैसे इसमें जो पहला पॉइंट आपका होने वाला है, समझना ध्यान से थोड़ा। पहला पॉइंट होता है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो P/Q के रूप में होती हैं। ठीक, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मान सकते हो आप, जैसे हमने लिख दिया 1/2, 1/5, 7/3, 8/5, ऐसे डॉट डॉट डॉट, समझ गए ना। दूसरी कंडीशन समझनी है आपको। दूसरी कंडीशन ये होती है कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग भली भांति जानते हो जैसे 5 के नीचे हम 0 कर दें तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी किसी भी संख्या में यदि 0 का भाग लगा देते हैं तो वो हो जाता है अनंत, और अनंत का कोई अस्तित्व नहीं होता। इस वजह से Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या होता है, P एंड Q बोथ इंटीजर्स, बोथ इंटीजर्स, यानी जो P और Q हैं वो दोनों आपके, हिंदी में लिख देते हैं, P तथा Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए भाई, पूर्णांक होने चाहिए। इतनी बात समझ गए। 3 पॉइंट हमने यहाँ पर लिखे परिमेय के बारे में, बस यही इसके ब्रह्मास्त्र है कि जो भी परिमेय संख्या होती हैं वो P/Q के रूप में होती है, जैसे आपके एग्जाम्पल या ढेर सारे दिख रहे होंगे। उसके बाद Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसका भी हर में 0 कर दोगे आप वो इनफाइनाइट हो जाता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। और तीसरा P एंड Q बोथ इंटीजर्स, यानी P तथा Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्लियर। अब जैसे कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे अगर हमने आपसे कहा क्या 5 आपका परिमेय संख्या है, तो अब आपके मन में कई सारे लोग सोच रहे होंगे ये परिमेय है, कई सारे लोग कह रहे होंगे परिमेय नहीं है, कुछ लोग तरह तरह के और भी आंसर आ रहे हैं। तो जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि यह परिमेय संख्या है तो एकदम सही है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं। किसी भी संख्या के नीचे 1 मानने पर क्या उस संख्या में कोई इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमने आपसे कहा इधर 5 लिख दो, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, 7 लिख दो, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, 10 लिख दो, किसी भी संख्या के नीचे 1 मानने तो क्या उसमें कोई इफेक्ट पड़ता है। आपका जवाब आएगा नहीं पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये हमारी एक परिमेय संख्या है, अर्थात रेशनल नंबर है। डिटेल से समझो, ऐसे एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन छोटे एग्जामों में। ठीक, अगर हमने आपसे कहा 1.5 क्या ये परिमेय संख्या है, अब आपके मन में तमाम प्रश्न आ रहे होंगे कि अभी अभी आपने कहा कि P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए। जब पूर्णांक अभी हमने बताया नहीं, लेकिन जो लोग देख रहे हो इतना तो कॉमन सेंस होगा ना। पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण अंक, जिसका अंक पूरा हो वही पूर्णांक कहलाता है। तो 1.5 क्या है, अभी तो पूर्ण नहीं है, लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करें, देखो एक चीज और समझो, कभी भी किसी के बारे में पूछा जाए कि परिमेय है या अपरिमेय, तो उसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं तब बताते हैं, इस बात का विशेष ख्याल। तो 1.5 है, ये जब आप दशमलव हटाओगे नीचे 10 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 15/10 हो जाएगा कि नहीं। 5 के पहाड़े से काटोगे, 5 × 15 और 5 दूनी 10, तो 3/2 हो जाएगा। बोलो 3/2 हो जाएगा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्या ये परिमेय संख्या है, आपका जवाब आएगा कि जी भाई साहब बिल्कुल होगा, क्योंकि PQ के बारे में हमने क्या बताया कि इसका जो फॉर्मेट है P/Q होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं है, और PQ दोनों पूर्णांक होने चाहिए, 3 और 2 दोनों पूर्णांक होते हैं। इसका मतलब यह संख्या परिमेय संख्या है। बोलो कोई समस्या। तो इस टाइप के जब भी आपको परिमेय के बारे में पता करना हो तो बहुत ढेर सारी चीजें आप समझ चुके होंगे कि हमेशा हम लोगों को, जैसे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, हमने आपसे कहा 1.7 क्या ये परिमेय संख्या है, तुरंत बोलो परिमेय है।
बिना देखे। लेकिन समझोगे कैसे, दशमलव हटाओगे नीचे 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 17/10। कटने योग हो तो काट दो, नहीं कटने योग है तो मत काटिए। 17 भी पूर्णांक है, 10 भी पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, क्यों 0 नहीं है। अब यहाँ 0 मत सोचना कि ये 0 तो है, ये पूरा 10 है, केवल ओनली 0 नहीं होना चाहिए, है ना। और P/Q का फॉर्मेट है, इसका मतलब यह भी आपका रेशनल नंबर है। बोलो, यह भी आपका रेशनल नंबर है। तो क्या अब आपको दिक्कत मिलेगी रेशनल पहचानने में? अभी एक पढ़ा है हमने, पहले तो हमने पढ़ा कि संख्याओं का वर्गीकरण दो होता है, रियल एंड इमेजिनरी। फिर इमेजिनरी नंबर पे मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी, रियल नंबर के दो प्रकार होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। अभी हम लोग सिर्फ रेशनल पढ़ें, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। अगर कॉपी पेन आपके पास नहीं है और घर पे हो तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, ये कोई मूवी का सीन नहीं कि आप बस देखोगे काम चल जाएगा, है ना। आपके भले के लिए ही बोल रहे हैं, जितना बेस्ट तरीके से हम आपको कंटेंट ला कर प्रोवाइड करा रहे हैं, उतने ही बेस्ट तरीके से आप अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि हर एग्जाम में जब आप रिवीजन करते हो तो वो नोट्स बहुत ही काम करते हैं, ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं, ये समझ लीजिए। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम लोग आगे सीखेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक, परिमेय सीखे कि नहीं। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अपरिमेय संख्या। तो उसी का जो दूसरा पार्ट था उसमें लिख लीजिए अपरिमेय संख्याएं। ठीक, इंग्लिश में बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। ठीक, इंग्लिश में लिखते चलिए, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक, अपरिमेय संख्या। अब देखो, अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, समझ लो बस ध्यान से। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो अंडर रूट के अंदर हो और उनका एग्जैक्ट वर्गमूल हो। फिर से सुन लो, रिपीट कर रहे हैं। हमने कहा अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो रूट के अंदर हो और एग्जैक्ट उनका वर्गमूल ना हो। और कुछ अपरिमेय संख्याएं ऐसी होती हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती, जैसे 1/3 को आप जब काटोगे तो 0.333333 आता रहता है। यानी जिन संख्याओं का अंत नहीं होता है उनको अपरिमेय कह सकते हैं, और जिन संख्याओं का एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं होता उनको अपरिमेय। लिख लीजिए कॉपी में। अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल इसके। ठीक, या ऐसे लिख लो, पहले इसकी थ्योरी लिख लेते हैं थोड़ी सी। लिखेंगे जिन संख्याओं का एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं होता है उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अब हम लोग एग्जाम्पल से बाकी की चीजें समझेंगे। जैसे हमने आपसे कहा √3, अब आपका जवाब आएगा जो √3 है, क्या इसका एग्जैक्ट वर्गमूल होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1.732 ऐसे माना था, एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं है। जैसे हमने आपसे कह दिया √5, ये भी आपका अपरिमेय है। √7, ये भी अपरिमेय। अगर हम लिख दें √9, अब आप बताइए अपरिमेय है या नहीं? तो कुछ लोग तो फ्लो में नहीं, जैसे बचपन में गेम खेलते चिड़ैया उड़, आपने भी शायद खेला होगा, तो उसमें बीच बीच में हाथी उड़ा दिया जाता है, और जो हाथी उड़ा देता है फिर बाकी पूरी टीम मिलकर उसको उड़ाती है। समझ गए ना? वैसे ही फ्लो को तोड़िए थोड़ा सा, कि रूट लगा है तो अब देखो √9 को आप एग्जैक्ट वर्गमूल होता है, तो ये आपकी रेशनल नंबर है। बाकी ये भी आपकी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल। बात समझ में आई कि नहीं? तो चिड़ैया उड़ वाला जिन लोगों ने गेम खेला है तो बड़ी सावधानी से काम करना है। जैसे हमने आपको अगला एग्जांपल दिया √15, आपका जवाब आएगा ये इरेशनल है। क्यों? क्योंकि इसका एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं होता। लेकिन अगर हमने √16 कर दिया तो ये तो 4 हो जाता है ना। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये तो आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। बोलो, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है? अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो इरेशनल समझ गए, यानी जिनका एग्जैक्ट। अब जैसे कुछ चीजें और हम लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया 1.32571234721। अब देख रहे हो ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर होता है। बोलो, किसी कोई समस्या? यानी अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कभी अंत ना हो। देख रहे हो बढ़ती चली जा रही है, पता नहीं कहाँ तक।
तो ये आपकी अपरिमेय होगी यानी इरेशनल। और रूट के अंदर यदि कोई संख्या लिखी है और उसका एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं है तो उसको हम लोग अपरिमेय कहते हैं। अगर रूट के अंदर निगेटिव मिल जाए तो वो तो वास्तविक ही नहीं, वो काल्पनिक है, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, दो समझ गए। अब दो क्या क्या समझ चुके हैं एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर हम लोग इस पेज में क्या सीखे थे, ठीक इसी के चार्ट जितना ये लिखा है यही सब पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। पहले हम लोगों ने रियल इमेजिनरी सीखा। रियल के दो पार्ट थे, कौन कौन से? एक रेशनल नंबर, परिमेय संख्या सीख चुके, P/Q का फॉर्मेट होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, बोथ आर इंटीजर्स, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अच्छा, इरेशनल नंबर सीख ही चुके हो कि रूट के अंदर संख्या लिखी हो, एग्जैक्ट वर्गमूल ना हो और ऐसी कोई पॉइंट पे संख्या जिसका अंत ना हो रहा हो, दोनों ही आपके इरेशनल होते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझो, यानी अगर यहाँ पर थोड़े थोड़े एग्जाम्पल लिखना चाहें तो रेशनल में आप पहले कुछ एग्जाम्पल यहीं पर लिख लीजिए ताकि बेस्ट तरीके से ये चार्ट और बन जाए। जैसे रेशनल नंबर में हो गया आपका 1/2 हो गया, ठीक 1/3 हो गया, केवल 5 हो गया, केवल 7 हो गया, 1.5 हो गया, इस टाइप से संख्या है, ठीक। क्योंकि जो संख्याओं के नीचे कुछ नहीं है 1 मान सकते हैं। और इरेशनल तो आप समझे गए होंगे, इधर एग्जाम्पल ऊपर लिख लीजिए। इरेशनल जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, और ऐसी कोई दशमलव में संख्या जिसका अंत ना हो रहा हो, ठीक, वो इरेशनल। अब इरेशनल का कोई पार्ट नहीं, इसकी कहानी यहीं से खत्म, देखकर ही आपको पता चल जाएगा। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट अब आगे आएगा, यानी जो रेशनल नंबर है वो आपके दो भागों में बांटे गए। किसमें किसमें? एक डेसिमल यानी दशमलव और एक इंटीजर यानी पूर्णांक। तो पहले हम लोग दशमलव की चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग इंटीजर यानी पूर्णांक करेंगे। तो अगले पेज पर आते हैं, ठीक, यहाँ पर हम लोग डेसिमल को डिटेल से सीखेंगे। तो आप भी कॉपी में अगला पॉइंट लिख लीजिए, डेसिमल, जिसको क्या कहेंगे? दशमलव संख्या, ठीक। तो दशमलव संख्याओं में आपने देखा होगा उसके भी हमने वैरायटी बनाए हुए। दशमलव भी दो प्रकार की होती है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। यानी दशमलव संख्याएं आपकी कितने प्रकार की हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करना। ठीक, ऐसे बना लेते हैं यहाँ पर चार्ट। एक हमने बोला टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और सेकंड हमने क्या बताया आपको? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। हिंदी इनकी लिख लीजिए, थोड़ा डिटेल से जब सीख रहे हैं। इनको कहेंगे शांत दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव संख्याएं, और इसको कहेंगे अशांत दशमलव संख्याएं, अशांत दशमलव संख्याएं, ठीक। अब देखो नाम में ही सब कुछ छिपा होता है। हम आपको एक ही बात सिखाते हुए चलेंगे इस चैनल पर, नाम में सब कुछ छिपा है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शांत। जैसे हमने कहते तुम शांत बैठो यार, थोड़ा क्या बोले? शांत बैठो। क्लास में बच्चे जब ज्यादा सुने शांत बैठ जाओ, बोलते हैं कि नहीं? शांत का मतलब हो गया जो पूर्ण रूप से कट के रुक जाए, शांत हो जाए। और अशांत कहते नहीं बहुत बदतमीजी कर रहे हो, शांत नहीं बैठ सकते हो क्या, यानी वो अशांत है। अशांत का मतलब रुक ही नहीं रहा, कटता हुआ चला जा रहा है। सब कुछ नाम में छिपा है, बस आप गहराई पकड़ना सीखो। जैसे हमने एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, समझना आप, और समझ गए तो ऐसा समझोगे कि भूलोगे नहीं। हमने आपसे कहा 1.5, समझो। तो 1.5 आपकी एक शांत दशमलव संख्या है क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। या फिर आपसे हम कहें कि 15/3, ठीक। तो काटोगे 3 बचे 15। अब इसमें दशमलव नहीं आया, या कोई ऐसी दशमलव वाली संख्या ले लेते। जैसे हम लोगों ने क्या किया, 15/2 ले लिया। समझो ध्यान से, संख्या क्या ले ली, इधर लिख लेते हैं 15/2। तो अब आप इसका भाग दोगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा, दशमलव लगाओगे 10 हो जाएगा, 2 पंचे। देख रहे होगे आप, दशमलव भी लग गया और पूर्ण रूप से कट भी गई। समझ रहे हो ना? दशमलव भी लग गया और पूर्ण रूप से कट भी गई, यानी शांत हो गए। तो बस यही शांत दशमलव है। अशांत क्या होता है? मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे कि अशांत क्या हुआ। जैसे हम आपसे कहें 1/3, इसको काटिए जरा, तो 0.3 फिर 3 फिर 3 फिर 3। अब बोलो क्या कभी इसका अंत होगा? नहीं होगा, चाहे 3 साल तक लिखते रहो ऐसा।
यानी जो पूर्ण रूप से कट जाए वो शांत दशमलव संख्या, और जो ना कटे अशांत दशमलव। अच्छा, अशांत भी दो वैरायटी होती है। जैसे एक अंगली संख्या हमने ली, संख्या लेते हैं 2/7, समझना ध्यान से। 2 का भाग 7 में, 7 का भाग 2 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाओगे, इधर हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, 6 बचा 60 हो गया, 7 अट्ठे 56, 4 बचा 40 हो गया, 40 हो गया। फिर 7 का पाड़ा पड़ोगे, 7 पंचे 35, 5 बचा 50 हो गया, 7 सत्ते 49, 1 बचा 10 हो गया, 7 एकम 7, 3 बचा, फिर 30 हो गया, 7 चौको 28, फिर 2 बचा, ऐसे ही चलता रहे। अब देखो इन दोनों में कुछ अंतर समझ में आया? नहीं आया ना? समझो, कुछ अशांत दशमलव संख्याएं ऐसी होती हैं जो सेम डिजिट में रिपीट होती हैं, और कुछ अशांत दशमलव ऐसी होती हैं जो रिपीट चेंज होता रहता है और शांत भी नहीं होती। यानी आप एक चीज समझ लो, शांत तो शांत हो गया, तो जो डेसिमल है यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव संख्या ये कट के पूर्ण रूप से रुक जाएंगे, चाहे 2 अंकों तक, 3 अंकों तक, 4 अंकों तक, कहां तक कट रही वो डिपेंड नहीं करता, कटेंगे पूरा। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होगा जो रुक ही नहीं रहा, एक तो सेम डिजिट में रिपीट होगा और एक डिजिट चेंज होगा। तो आप यहीं से समझ जाइए कि फिर इसके भी 2 प्रकार होते हैं। कहानी में ट्विस्ट आ रहा है कि नहीं? अगर मन से पढ़ रहे होगे तो ट्विस्ट आ रहा होगा, और अगर पढ़ाई को झेल रहे होगे कि जैसे तैसे कट जाए तो फिर मजा नहीं आ रहा होगा। अब इनको हम लोग बोलते हैं, एक होता है रिकरिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग। क्या होता है? नॉन रिकरिंग। बोलो, यानी एकदम डिटेल से लेके चले, डायरेक्ट रिकरिंग पढ़ाएंगे पल्ले नहीं पड़ेगा। हमने आपसे कहा कि जो दशमलव संख्याएं होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव जो पूर्ण रूप से कट जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव संख्याएं जो कटेंगे नहीं। अब इसमें भी 2 वैरायटी, एक में देखोगे 2/7 में डिजिट चेंज होता चला जा रहा है और 1/3 में डिजिट चेंज नहीं हो रहा। तो जो आपकी 1/3 है ये है आपकी रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब बार बार रिपीट हो, जैसे 3 3 3 3 यही आता जा रहा है। और नॉन रिकरिंग का मतलब कि अंत तो नहीं हो रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग तो है जो अशांत है लेकिन डिजिट चेंज हो रहा है। तो 2/7 का जो एग्जांपल है ये आपका नॉन रिकरिंग हो गया और 1/3 आपका रिकरिंग हो गया। अब बोलो किसी को कोई समस्या? कमेंट बॉक्स में एकदम हट बना के फेंक दीजिए अगर मजा आ रही हो पढ़ने, नहीं आ रही हो तो कोई बात नहीं। समझ गए ना? हमारे कहने का मतलब है कि डेसिमल 2 प्रकार के, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब शांत हो जाए, जो कट जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जो ना कटे। ना कटने वाली 2 प्रकार की एग्जांपल सामने लिखा हुआ है, एक तो बार बार रिपीट होता है जो डिजिट, और एक रिपीट नहीं होता है। तो जो रिपीट हो रहा है जैसे 3 3 3 3 आ रहा है, 7 7 7 7 आ रहा है, तो ये रिकरिंग हो जाएगा जो रिपीट हो रहा है। और जब डिजिट रिपीट नहीं हो रहा लेकिन बार बार डिजिट आ रहा है, हर बार चेंज हो गए, तो वो होता है नॉन रिकरिंग। बोलो किसी कोई समस्या? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? डेसिमल क्लियर हो गया। अब फिर टॉपिक पर वापस आते हैं जो अपना चार्ट बना था, क्योंकि इस चार्ट में है पूरा चार्ट बता सिखाने हैं आपको, है ना। पहले रियल इमेजिनरी सीखा, रियल रेशनल इरेशनल सीखा, इरेशनल के आगे कोई कहानी नहीं। इधर हम लोगों ने डेसिमल में टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग सीखा। नॉन टर्मिनेटिंग 2 प्रकार के, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का एग्जांपल अभी लिखा था 0.3333, है ना। और नॉन रिकरिंग का अभी क्या लिखा था आपने? 2/7, ऐसे लिख लो, 2/7 लिखा था। इसको आप जब हल करोगे कटता रहता, डिजिट चेंज होते रहते, नॉन रिकरिंग हो गया। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। नाम में सब कुछ छिपा, क्या बोल रहे हैं? सब कुछ नाम में छिपा, पूर्ण अंक। अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये बन जाएगा पूर्ण प्लस अंक। बोलो, पूर्ण प्लस अंक। तो कहानी आगे सीखेंगे डिटेल से नए पेज में, यहां पर आते हैं। ठीक, यहां पर आप देखो कि हेडिंग डाल लीजिए, क्या? इंटीजर्स, स्टार बना लीजिए, और हिंदी में इसको कहेंगे पूर्णांक। ठीक, अब हमने क्या बोला? सब कुछ नाम में छिपा हुआ है। अब इसका अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो पूर्ण प्लस अंक, क्या कहानी होने वाली है? पूर्ण प्लस अंक यानी पूर्णांक। अब देखो हम आपसे एग्जांपल के तौर पर बोले -5, क्या ये पूर्णांक है? बोलो जल्दी बोलो। आप देखो क्या अंक पूरा है? देखो चिन्ह से अभी मतलब नहीं, अभी आपको ये देखना अंक पूरा है या नहीं है, तो आपका जवाब आएगा है। तो अंक पूरा है तो इसका मतलब ये पूर्णांक। हमने आपसे कहा 10, क्या ये पूर्णांक है?
आपका हो गया है। हमने कहा -7 ये भी पूर्णांक है, हमने कहा 17 ये भी पूर्णांक, हमने कह दिया माइनस का 1.5। तो आप देखो ये अंक पूरा नहीं है, बीच में पॉइंट दिख जाए, दशमलव दिख जाए तो दशमलव के अभी प्रकार से क्यों ना, तो इसका मतलब इसको हम लोग पूर्णांक नहीं कहेंगे। यानी अंक पूरा होना चाहिए, वो चाहे प्लस की हो और चाहे माइनस की। ठीक, तो अब हम यहाँ पर समझते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, कुछ लोग कहानी को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, यानी वो सभी संख्याएं जो पूरी भी हैं और प्लस की भी हैं, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया, 17 हो गया, ऐसे बहुत सी संख्याएं। अच्छा, दूसरी जो कहानी होगी उसको समझ लीजिए थोड़ा। दूसरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। अब ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब पूरा अंक तो होगा, देखो ये वर्ड जुड़ा है ना, पूर्ण अंक, तो अंक तो पूरा होगा लेकिन निगेटिव होगा। जैसे इसी को -5 लिख दे, ऊपर वाला -7, -11, -2, -3, -10, ये सब भी पूर्णांक है लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक है। अच्छा, कहानी बचती है जीरो की। किसकी कहानी बचती है, जीरो की। तो जीरो भी आपका एक पूर्णांक है। जीरो क्या है, एक पूर्णांक है। बस वो बात अलग है कि ये ना नर में है ना मादा में। नर मादा मतलब समझे ना, तो ये धनात्मक में जोड़ा जाता है ना ही ऋणात्मक में जोड़ा जाता है। जैसे 1 आपकी कैसी संख्या, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। भाज्य वो होती है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 1 का एक ही होता है। अभाज्य वो होती है जिनके केवल 2 फैक्टर हो। तो 1 जो होता है आपका ना तो भाज्य में आता है, ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। वैसे जीरो ना तो ये प्लस में आता है बेचारा और ना ही माइनस में, बीच में अटक गया। तो जीरो अगर कोई आपसे पूछे संख्या कैसी है तो आप जवाब दोगे पूर्णांक है। कैसी है, पूर्णांक है। बस ये मत बोलना कि धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है। बोलो किसी कोई समस्या, एकदम समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इंटीजर्स के 3 वैरायटी होती है, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक और एक जो बीच में फंस गया जीरो। क्लियर, तो इतनी चीजें हम लोग सीख चुके हैं, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम लोग सीखेंगे जो पॉजिटिव इंटीजर होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये एक नेचुरल होता है और एक होल नंबर होता है। तो सीधे आते हैं हम लोग आज की कहानी सीखने। ठीक, तो ध्यान से समझना, जो हम लोगों के पॉजिटिव इंटीजर होते हैं यानी धनात्मक पूर्णांक, एक एक चीज को कॉपी में भी नोट करते रहिए, धनात्मक पूर्णांक। ठीक, धनात्मक पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, अभी आपने देखा था। धनात्मक पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ठीक, धनात्मक पूर्णांक आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। आप भी जिस तरीके से हम मैप बनाते हैं, चार्ट बनाते हुए चल रहे, ऐसे बनाइएगा। धनात्मक पूर्णांक यानी जो पॉजिटिव इंटीजर है, एक होता है आपका नेचुरल नंबर, एक क्या होता है नेचुरल नंबर्स, और दूसरा होता है होल नंबर्स। दूसरा क्या है, होल नंबर्स। समझना एक एक चीज को ध्यान से। नेचुरल नंबर को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। और जो दूसरा है होल नंबर्स, इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। एक एक चीज को डिटेल में समझना। देखो जो भी आपकी गिनती है, जो हम लोग बचपन से पढ़ के आए हैं या जिसमें पॉइंट नहीं होता है, जैसे ऐसे समझो आप, ये लिखा हुआ नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अच्छा, प्राकृतिक संख्या, प्रकृति हमको क्या देती है, जैसे आपने सुना होगा कि जीरो की खोज किसने की है, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की हुई, तो ये हो गया एक तरह से मानव निर्मित, ऐसे समझना है हमको। यानी जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो आपकी हमेशा 1 से स्टार्ट होने वाली, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 या ऐसे डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, प्राकृतिक। होल नंबर में क्या अंतर है, केवल नेचुरल नंबर में आप जीरो पहले शामिल कर दो तो ये आपके बन जाते हैं भाई साहब, क्या ये बन जाते हैं होल नंबर। फिर से समझो, जो आपका डिवाइडेशन चल रहा था उसमें जो धनात्मक पूर्णांक है यानी जो पॉजिटिव इंटीजर है, ये 2 पार्ट, नेचुरल और होल नंबर। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते रहते हैं। और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या ऐसी होती है जिसमें जीरो, बस आप गौर से देख रहे हो कि यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा हो गया, जीरो, बस दोनों में। यानी नेचुरल नंबर
जितने भी होते हैं वो सभी होल नंबर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में शामिल नहीं होता है। क्लियर? सिर्फ शुरू का जीरो है, नहीं कि आगे 10 11 12 तो वो नेचुरल नहीं है, वो नेचुरल है, केवल शुरू का जीरो नहीं लेना है। इतनी बात समझ गए? अच्छा, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि जो नेचुरल नंबर है इनके भी पार्ट होते हैं, है ना। जैसे इस चार्ट में आप देखोगे पूरा हमने बड़े डिटेल से बड़े मेहनत से बनाया। आपको चीजें अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो और बढ़ जाए। हमने यहाँ पर बनाया हुआ कि जो रियल नंबर है, अच्छा रियल भी कहाँ से आया, ये नंबर सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर था, रियल इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट के अंदर निगेटिव होता है बताया हमने, फिर रियल का हम लोगों ने चार्ट, क्योंकि और चीजें इसमें जोड़ते तो फिर आपको साफ साफ दिखाई ना देता, मैं थोड़ा सा चार्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल, इरेशनल, रेशनल की कोई वैरायटी नहीं, फिर रेशनल टूटा डेसिमल इंटीजर्स में, डेसिमल टूटा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में, और नॉन टर्मिनेटिंग टूटा रिकरिंग नॉन रिकरिंग में। उसके बाद इंटीजर्स आपका पॉजिटिव निगेटिव होता है, यानी माइनस के भी धन पूर्णांक होते हैं, प्लस के भी होते हैं, और जीरो। अब ये पॉजिटिव टूटा नेचुरल और होल में, तो नेचुरल होल से के लिए अब गौर से देखो इस चार्ट में हमने क्या बनाया, नेचुरल नंबर फिर 4 संख्याओं में टूटा है, प्राइम, कंपोजिट, ऑड और इवन। सब कुछ तो आप कर लो कि सबसे ज्यादा समस्या है आपको प्राइम और कंपोजिट में होगी, और यहीं से बड़े एग्जामों में आपका प्रश्न बनते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग नेचुरल की 4 वैरायटी लिखेंगे। तो अब फिर से अपने मुद्दे पर वापस आते हैं कि जो ये नेचुरल नंबर है इसकी फिर से कितनी वैरायटी बन जाएंगी, इसकी बन जाएंगी 4 वैरायटी। कितनी बन जाएंगी? 4। बस आप जिस तरीके से नोट्स बनाते हुए चल लो, यकीन मानो 1 से 1.5 महीने बाद 3-4 टॉपिक जब पूर्ण रूप से खत्म हो गए, यानी लगभग 20 से 30 वीडियो जब हो जाएंगे, आपको मैथ में इंटरेस्ट जागने लगेगा। बस आप शुरू से जुड़े रहिए और चीजों को लास्ट तक देखिए, ताकि हर एक चीज, हर एक पॉइंट क्लियर हो आपका। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग जो पॉइंट क्लियर करने वाले हैं, तो इसमें पहला होता है प्राइम नंबर। क्या होता है भाई साहब? प्राइम नंबर। दूसरा आता है आपका कंपोजिट नंबर। क्या आता है? कंपोजिट नंबर। तीसरा आता है आपका इवन नंबर। क्या आता है? इवन नंबर। और चौथा आता है भाई साहब ऑड नंबर। क्या आता है? ऑड नंबर। देखो इवन ऑड बचपन से सीखते हो, तो यहाँ से क्वेश्चन कम आता है। देखो एक चीज समझना पड़ेगा, अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी करो तो सोचने का जो तरीका है थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। वो चीजें ज्यादा पढ़नी पड़ेंगी जो ज्यादा एग्जाम में आती, वो कम पढ़ो थोड़ा जो कम आता है। ठीक, ज्यादा ज्ञानी बनने से भी जॉब नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना? पेपर अगर क्वालिफाई करना है तो पेपर के हिसाब से चलना पड़ेगा। सबसे जबरदस्त जहरीला जो होता है प्राइम नंबर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ संख्याएं। हिंदी में क्या कहते हैं? रूढ़ संख्याएं। ठीक, ऐसा बोल सकते हैं। कंपोजिट नंबर रूढ़ कह सकते हैं, और इसको अभाज्य भी कहते हैं। ठीक, कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी, अभाज्य संख्याएं भी इनको बोलते हैं प्राइम नंबर को। अच्छा, कंपोजिट नंबर आपकी क्या होती हैं? इनको हम भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, दो नाम से जानते हैं, भाज्य या संयुक्त संख्या। बोलो कोई समस्या? इवन नंबर आप सभी लोग जानते हो, ये सम संख्याएं कैसी होती हैं? सम संख्याएं। और ऑड नंबर होती है आपकी विषम संख्याएं। क्या होती हैं? विषम संख्याएं। बोलो यहाँ तक किसी कोई समस्या? ऐसे ही चार्ट आपको बनाना, ताकि तब भी रिवीजन करो, आपका बस कुछ मिनटों में पूरा रिवीजन हो जाए, है ना। प्राकृतिक संख्याओं के 4 वैरायटी, प्राइम, कंपोजिट, इवन और ऑड। अब हम लोग कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं और आगे सीखते हैं ये प्राइम नंबर क्या होता है, यानी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। समझना ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या? प्राइम नंबर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं। अब पहले इसकी हम लोग डेफिनेशन समझेंगे थोड़ा डिटेल से। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, ठीक, प्राइम नंबर कहलाता है। अब ज्यादा डेफिनेशन डिटेल में नहीं लिखेंगे, क्योंकि डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती। एग्जाम में आपके ये पूछा जाएगा कि कौन सा प्राइम है, कौन सा को प्राइम है, इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं हम लोग, इट हैज ओनली 2 फैक्टर। ठीक, यानी ना 2 से कम और ना ही 2 से ज्यादा। जैसे वो मूवी देखी होगी ना आपने, जो भी लाना 2 लाना, राजपाल यादव की, बहुत से लोग ध्यान दिए होंगे। एक वो मूवी होती है शाहिद कपूर की, जिसमें वो
गूंगा और बहरा बनने का रोल करता है। तो उसमें एक डायलॉग है ना, जब उसको चपाती मिलती है तो उसके पहले वो बोलता है जो भी लाना दो लाना। तो बस यही डायलॉग आपको याद रखना है। इसमें केवल दो फैक्टर होते हैं, ना तो दो से ज्यादा होंगे और ना ही दो से कम होंगे। क्लियर? तो इट हैज ओनली टू फैक्टर्स। अब जैसे कुछ यहाँ पर एग्जांपल हम लोग डिटेल से समझते हैं। जैसे पहले हम अपनी गिनती यानी नेचुरल नंबर लिखते हैं, फिर उसी में हम लोग डिटेल से समझेंगे। जैसे हमने लिख दिया 1, फिर लिख दिया 2, फिर लिख दिया 3, फिर लिख दिया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और दैट लास्ट तक। ठीक, अब समझना ध्यान से, ये गिनती और हमें प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन हमने लिखी है, जिसके केवल दो गुणनखंड हो, इट हैज, या यह केवल दो गुणनखंड रखता है या दो फैक्टर रखता है। जैसे अब हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल से चर्चा करते हैं। क्या हमने आपसे कहा पहले आप लिख लो 1, तो 1 का तो केवल फैक्टर एक ही होगा, इसका मतलब 1 प्राइम नंबर नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ है ना? दूसरी कहानी समझो आगे, नंबर 2। अगर हम लिख लें 2, तो गौर से देखो 2 का एक फैक्टर तो 1 होगा, एक 2 होगा, तो जो दो संख्या है इसके दो फैक्टर हैं, ना तो 2 से कम ना तो 2 से ज्यादा, तो ये प्राइम नंबर होगा। तीसरी संख्या लिखते हैं 3, तो इसका एक फैक्टर तो 1 होगा और एक ये स्वयं होगा 3, तो ये भी प्राइम नंबर है आपका। चौथी संख्या लेते हैं यहाँ पर, तो 4 जो है आपका 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा समझने का प्रयास करो कि जो 4 है इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, यानी प्राइम नंबर की डेफिनेशन एक ये भी होती है जो केवल 1 से डिवाइड हो और स्वयं से, यह 1 से डिवाइड होगी और स्वयं से यानी इटसेल्फ, वो भी प्राइम नंबर होता है। या ऐसे कह सकते हो जो केवल दो फैक्टर रखता हो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, है ना? अब यहाँ पर आप देखोगे 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, इसका मतलब इसके 2 से ज्यादा हो गए, तो ये प्राइम नंबर आपका नहीं है और पहला भी आपका प्राइम नंबर नहीं था। आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम लोग। अगर हम ले ले 5, तो 5 आप देखोगे 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, देखो 1 से डिवाइड हो रहा है एंड इटसेल्फ, तो ये भी आपका प्राइम नंबर है। ऐसे ही अनंत तक आप संख्याएं चेक करते चले जाओ, या 1 से 100 तक। कई बार एग्जाम में आया कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 100 से 200 तक कितने होते हैं, सभी चर्चा हम लोग करेंगे, बशर्ते आप चीजों को नोट करते रहिए जिस तरीके से आप समझ रहे हो। तो डेफिनेशन आपको लगानी है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 से डिवाइड हो और स्वयं से। इट हैज ओनली टू फैक्टर्स, या केवल ये दो गुणनखंड या दो फैक्टर रखते हैं। अब चर्चा करते हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ध्यान से एक एक चीज को समझना। प्राइम नंबर की डेफिनेशन तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे, क्या होते हैं, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी से कट रहा है या किसी भी पहाड़े से कट रहे, वो प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। अब अगर हम आपसे बात करें कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, ध्यान से समझना है एक एक चीज को। 1 से लेकर हमने आपसे पूछा 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये याद कर लीजिए, 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं, 25। अच्छा, अगर थोड़ा और टुकड़ों में पूछ दिया जाए, आपसे पूछ दिया जाएगा 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से 50 तक आपके जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं 15 यानी 15। और अगर आपसे पूछ दिया जाए 50 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो इसका आंसर आएगा भाई साहब आपका 10, यानी 50 से लेकर कितने प्राइम नंबर। अब देखो 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10, तो 15 और 10, तभी 1 से 100 तक कितने होते हैं, 25। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? अगला लिखते हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है 1 से लेकर 500 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है 1 से लेकर 1000 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको हमेशा के लिए याद रखना है। क्लियर? तो 1 से 200 तक होते हैं आपके 46, ध्यान रखो आप कितने होते हैं, 46। 1 से 500 तक होते हैं आपके 95 यानी 95, और 1 से लेकर 1000 तक होते हैं 168। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आपको लिख लेना है, साथ में याद कर लेना। पहले हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिटेल से वैरायटी समझी थी, इसमें हम लोगों ने क्या समझा कि जो आपके प्राइम नंबर होते हैं उसके केवल दो फैक्टर होते हैं, 2 से कम होगा तो भी प्राइम नंबर नहीं होगा, 2 से ज्यादा होंगे तो भी प्राइम नंबर नहीं। क्लियर? उसके बाद हमने गिनती लिखी और आपको डिटेल में बताया कि 1 आपका प्राइम नंबर क्यों नहीं, क्योंकि इसका केवल एक फैक्टर होता है। 2 आपका प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि इसके दो फैक्टर हैं। 3 आपका प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि इसके दो फैक्टर हैं।
4 आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 3 फैक्टर हो गए। 5 आपका प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं। क्लियर। और ये कुछ डेटा आप याद रखो, 1 से 100 तक 25 होते हैं, 1 से 50 तक 15 और 50 से 100 तक 10, तभी ये 10 और 15 मिलाकर 25 हो जाएंगे। 1 से 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 46। 1 से 500 तक कितने होते हैं? 95। और 1 से 1000 तक होते हैं 168। फटाफट से इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चर्चा करते हैं कुछ आगे टॉपिक की। क्लियर। अब हम लोग कुछ और उन प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 10 से लेकर 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो हर एक चीज को ध्यान से समझो। तो हम 1 से 100 तक पहले लिखेंगे, यानी हम लोग लिखने वाले हैं 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर, 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर, यानी 1 से 100 तक कितने होते हैं। ठीक, इसकी फिर हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, एक कोड बताएंगे। जैसे फोन नंबर याद करते हो ना, ऐसे ही ट्रिक से आपको ये हमेशा याद बना रहेगा। समझना ध्यान से। तो सबसे पहला जो आपका प्राइम नंबर होता है वो 2, सबसे पहला क्या होता है? 2। उसके बाद क्या आता है? 3। 3 के बाद होता है 5। 5 के बाद क्या होता है? 7। 7 के बाद होता है आपका 11। 11 के बाद होता है आपका 13। 13 के बाद 15 होगा, नहीं डिवाइड हो जाएगा, फिर होगा आपका 17, फिर होगा 19। क्लियर। उसके बाद आएगा आपका 23, फिर आएगा आपका इसी में 29, ध्यान से समझना। उसके बाद में इसी में आपका आने वाला है 31, और 31 के बाद आएगा 37। क्लियर। उसके बाद फिर 41 वाली लाइन में आपका पहला तो 41 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 43 और फिर हो जाएगा 47। ठीक, फिर हो जाएगा आपका 53, फिर हो जाएगा आपका 59 और फिर हो जाएगा 61, फिर हो जाएगा 67। उसके बाद आ जाएगा आपका 71, फिर आ जाएगा 73, फिर हो जाएगा 79। ठीक, 7 वाली लाइन कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए 8 वाली में, तो एक होगा 83, एक होगा 89 और 9 लास्ट वाली में आ जाएगा आपका 97। ठीक, क्लियर। अब आप एक बार काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये टोटल आपके सामने लिखी हुई है 25। अब जब भी एग्जाम में कंडीशनल क्वेश्चन बनेगा उसको ध्यान से समझो। क्या आपसे पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर होते? तो आप देख रहे होगे 1 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 4। आगे की आपसे पूछ सकता है 10 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर हैं? तो 10 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 4। ठीक, ये ट्रिक भी तैयार हो रही है आपके साथ में। आगे आपसे पूछ सकता है 20 से 30 तक कितने प्राइम नंबर है? तो 20 से 30 तक आप देख रहे होगे सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर है। उसके बाद में आपसे पूछ सकता है 30 से 40 तक कितने प्राइम नंबर है? तो फिर से आप देख रहे होंगे 2 हैं। उसके बाद में 40 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर है? तो 40 से 50 तक वाली लाइन में देखो, यहाँ पर इतने 2 थे और 40 से 50 वाली लाइन में कितने हैं? 3 प्राइम नंबर हो गए। फिर आप आगे देख रहे होगे 50 से लेकर 60 तक कितने प्राइम नंबर है? तो 50 और 60 वाली लाइन में सिर्फ कितने दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहे होंगे। उसके बाद आएगा 60 से लेकर 70 तक कितने प्राइम नंबर है? तो 60 से 70 तक इसमें भी आपको देख रहे होगे सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर इस लाइन में मिलेंगे, तो वहां पर 2 रख दो। ठीक, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं ताकि पूरा डाटा अच्छी तरीके से लिख के आ जाए। फिर उसके बाद 8वां देखते हैं, 70 से लेकर 80 तक कितने प्राइम नंबर हैं? तो 70 से 80 वाली लाइन में आप देख रहे हो कि सिर्फ 3 प्राइम नंबर हैं। और उसके बाद 80 से लेकर 90 तक कितने प्राइम नंबर हैं? तो 80 से लेकर 90 तक आप देख रहे होंगे 2 प्राइम नंबर हैं। और लास्ट जो आपका बचता है, आपसे पूछा जा सकता है 90 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं? तो सिर्फ 1 प्राइम नंबर। अब आता है कहानी में ट्विस्ट, और ध्यान से समझना। आप देख रहे हो कि एक फोन नंबर तैयार हो गया, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 और 1, यानी ये जो प्राइम नंबर का नंबर है, इसका नंबर है, समझो लॉजिक समझो, प्राइम नंबर का नंबर
जैसे आपके घर में फोन नंबर होगा तो कोई मामा का, मौसा का, पापा का, मम्मी का, भाई का, ये सब मोबाइल नंबर होंगे। वैसे ये प्राइम नंबर का नंबर है। क्या? 4422, क्या बन गया? 4422322321। देखो गौर से 10 अंक है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? 10 अंक है। तो इनमें आपको अच्छे तरीके से याद रखना 4422322321। जैसे हमने याद किया, आप भी याद कर लीजिए। इसका फायदा क्या होगा कि 1 से 100 तक, अब देखो 1000 तक लिखने की जरूरत नहीं। इसके पहले हमने यहाँ पर डिटेल से लिख रखा है। 1 से 50 तक डायरेक्ट पूछी जाए तो 15 बता दोगे, 50 से 100 तक पूछी जाए 10 बता दोगे, 1 से 100 तक पूछी जाए 25, 1 से 200 तक 46, 1 से 500 तक 95, 1 से 1000 तक 168, जैसे हमने याद किया हुआ है, आप भी याद कर लीजिए। अच्छा, आगे की कहानी क्या है? 1 से 10 तक सिर्फ 4 प्राइम नंबर होते हैं, 10 से 20 तक 4, 20 से 30 तक 2, 30 से 40 तक 2, 40 से 50 तक 3, 50 से 60 तक 2, 60 से 70 से 2, 70 से 80 तक 3, 80 से 90 तक 2 और 90 से 100 तक सिर्फ एक प्राइम नंबर 97। अगर आपसे ये पूछेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। बोलो हो जाएंगे या नहीं? याद कर लीजिए ढंग से एकदम। ये मोबाइल नंबर है, प्राइम नंबर पहचाने का 1 से 100 तक इतने होते हैं। और ये सब जोड़ोगे आप, 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 17 2 19 19 और आगे 6 25, तो ये टोटल आपकी वही 1 से 100 तक 25 बनेंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब थोड़ा और पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, फोन नंबर आपको याद ही गया, हो गया। अब आप आगे के समझो। कभी कभार कंडीशनल क्वेश्चन पूछता है, आपसे कहेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? क्या कहेगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। क्या पूछ सकता है? सम अभाज्य संख्या। जो भी हम पॉइंट आपको करवा रहे हैं, आगे वाले लेक्चर में जब इसका आपका थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से आए हुए हैं। क्लियर? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है 2 अंकों की, ध्यान से समझना, कंडीशनल क्वेश्चन आता है जो भी आपके बड़े एग्जाम, सीजीएल का मेंस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ का एग्जाम हो गया, कंडीशनल क्वेश्चन आता है। डिटेल से जब पढ़ोगे तभी हो पाएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सोचो, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर बोलेंगे, है ना। चौथा, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। पांचवा प्रश्न पूछा जा सकता है वैसे ही, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक, 3 अंक होने चाहिए और सबसे छोटी होनी चाहिए। अच्छा, आगे की कहानी, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक, बाकी ऐसे चलता रहेगा आपका टॉपिक, 4 अंकों की, 5 अंकों की, ढेर सारे आप निकालते हुए चले जाइए। ये कुछ 6 क्वेश्चन जो हमने लिखे, ये एग्जाम में आपके बन चुके हैं कई बार, इस वजह से पहले इनकी चर्चा। अब समझो, हमने लिखा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभी आपने जब लिखना स्टार्ट किया था तो सबसे छोटी अभाज्य में क्या आया था? 2। सबसे छोटी अभाज्य में क्या आया था? 2। और 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। बाकी अभाज्य तो बहुत सी संख्या है लेकिन सम नहीं है। विशेष ख्याल, तो यहाँ जो आपका प्रश्न बना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो भी आप 2 लिखोगे। ठीक, और सबसे छोटी सम अभाज्य पूछा जाए तब भी आप 2 लिखोगे। बोलो कोई समस्या? क्योंकि 2 ही ऐसी संख्या है जो सम के साथ अभाज्य है। और अभाज्य क्यों है? क्योंकि 2 फैक्टर है। इट हैज ओनली 2 फैक्टर, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी जो भी 2 फैक्टर संख्याएं रखती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। आगे कह रहे हैं 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य।
अब ये तो अभी अंक हम लोगों ने लिखे थे। अब देखो 2 अंक आपके इसमें सब है। पहली 2 अंकों की 11 ही तो संख्या है जिसमें अंक भी 2 हैं और अभाज्य भी है। तो इसमें हम लोग लिख देंगे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 11। अब कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 100 तक हमने लिखा था, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी क्या है 97। तो अगला आंसर हमारा क्या हो जाएगा 97। ये हम समझाते हुए चल रहे हैं, आपको रट्टा मार लेना है। एग्जाम में इतना समय नहीं होता पूरी लिख के ढूंढो, 30 से 40 सेकंड मिलते हैं एक क्वेश्चन का। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 101 और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो वो होती है 997। बोलो यहां तक कोई समस्या? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कुछ और चर्चा। क्लियर? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनते हैं। हम लोगों ने क्या क्या सीखा आज फिलहाल में, अभी तक हम लोगों ने यहाँ से डिटेल चर्चा की थी। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं आपका नेचुरल और होल में टूट जाते हैं। होल नंबर फिर 4, प्राइम, कंपोजिट, इवन और ऑड। अभी हम लोगों ने प्राइम नंबर और प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ कहानियां सीखी। प्राइम नंबर 1 से 100 तक पहले हमने डिटेल से ये समझा कि प्राइम नंबर पहचानोगे कैसे। केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 से 100 तक 25, 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10, 1 से 200 तक 46, 1 से 500 तक 95, 1 से 1000 तक 168। उसके बाद में 1 से लेकर 100 तक 25 होते, लिखकर बताया। यहीं से आपके प्रश्न बनते, बस ये आप फोन नंबर याद रखिए 44 22 32 23 21 44 22 32 23 और 21। ठीक, ये फोन नंबर याद रखोगे काम हो जाएगा। और ये कुछ क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी सम संख्या अभाज्य भी हो वो 2 होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंकों की सबसे छोटी 101 और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। अब हम लोग देखेंगे डिटेल से। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा इस वाले पेज में हमने कहा था कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 4 प्रकार में बढ़ जाते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। प्राइम की चर्चा हम लोग डिटेल से कर चुके हैं कि केवल 2 फैक्टर होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर? उसके बाद में प्राइम नंबर किसके बीच में कितने होते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा सम प्राइम नंबर, सबसे छोटा 2 अंकों का प्राइम नंबर, सबसे बड़ा 2 अंकों का प्राइम नंबर, सबसे छोटी 3 अंकों की प्राइम संख्या कौन सी होती है, सबसे बड़ी 3 अंकों की प्राइम नंबर या प्राइम संख्या कौन सी होती है। क्लियर? आज हम लोगों को पूरा पोस्टमार्टम करना है भाई साहब कंपोजिट नंबर का। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, सम विषम बचपन से पढ़ते आए हो, यहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन नहीं बनता है, आप सब लोग समझदार हो। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं आगे के टॉपिक में, कंपोजिट नंबर। तो फटाफट से आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, क्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। ठीक, कंपोजिट नंबर हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं भाई साहब, भाज्य संख्याएं। ठीक, आज हम लोग भाज्य संख्याओं के बारे में सीखेंगे। तो ध्यान से एक एक चीज को समझना। फिर से वही बात बोल रहे कि अगर कॉपी पे लेके नहीं बैठे हो तो आप नोट्स बनाते हुए चलो, क्योंकि एक दिन के एग्जाम देने से या एक बार के पढ़ने से आपको कभी भी कंफर्म नहीं होगी। मैथमेटिक्स के जितना बेस्ट नोट्स बनाओगे आप, और जब रिवीजन करोगे बार बार उन चीजों को, बार बार वीडियो देखने से अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। ठीक, हमें तो लालच हो तो हम तो बोलते हैं बार बार वीडियो देखो, वॉच टाइम बढ़ेगा, बार बार ऐड आएगा, हमारी तो इनकम और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन हम आपसे बोल रहे हैं एक बार पढ़ो, ढंग से नोट्स बनाओ, नोट्स से रिवीजन करो। किताबों से की गई मेहनत माइंड में टिकती है, बार बार ऑनलाइन पढ़ने से माइंड में नहीं टिकता है। और जितने लोगों को ये बात सच लग रही है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि बार बार ऑनलाइन पढ़ने से वास्तव में नहीं टिकता है, तो हमें भी पता चले कि जो हमारे साथ होता था क्या आपके साथ भी हो रहा है। फिलहाल में हेडिंग डाल लीजिए कंपोजिट नंबर, देखते हैं इसकी चर्चा करते हैं आगे। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, समझो, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले भी लिखते जाइए। यानी कंपोजिट नंबर हम लोग किसे कहेंगे, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हों, या इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। मतलब ये हो गया कि 2 से अधिक तो कंपोजिट, एग्जैक्ट 2 तो प्राइम,
और 2 से कम है तो भी वो ना प्राइम होगा ना कंपोजिट होगा, जैसे 1। क्लियर। अब अगर हम आपसे यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब समझना आप ध्यान से, हमने आपको प्राइम नंबर भी डिटेल से सिखाया है, कंपोजिट भी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। बस एक ही बात याद रखनी है कि 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वो कैसा होगा, कंपोजिट नंबर। अब हम आपसे प्रश्न करते हैं, देखो क्योंकि ये सब नेचुरल नंबर के प्रकार चल रहा है, नेचुरल को ही तो हमने तोड़ा था, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर इस वाले में आप देखोगे क्या कि नेचुरल नंबर ही तो 4 भागों में बटा, प्राइम, कंपोजिट, इवन और ऑड। तब भी हम जब भी कोई संख्या या आपको सिद्ध कराने का प्रयास करते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं, तो हम क्या बताते हैं, हमेशा जो भी एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं 1 से, यानी नेचुरल नंबर। अब देखना, ध्यान से समझना, हमने आपसे कहा कि 1 के कितने फैक्टर हैं, तो आपका जवाब आएगा भाई साहब कि 1 का तो एक ही फैक्टर है, ओनली 1। तो ना तो इसके 2 फैक्टर हैं और ना ही इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये ना तो प्राइम नंबर है आपका और ना ही कंपोजिट नंबर है। बोलो 1 बात 1 की समझ में आई या नहीं। 1 बेचारा बीच में फंसा हुआ है, ना तो ये प्राइम में जा पाया और ना ही कंपोजिट में। अगर इसके 2 फैक्टर होते तो ये प्राइम हो जाता, 2 से ज्यादा फैक्टर होते तो कंपोजिट हो जाता। आगे चर्चा करते हैं 2 की। अगर हम कहें 2 किससे किससे डिवाइड है, तो आप कहोगे 2 1 से डिवाइड हो जाएगा और 2 से, यानी 1 से भी 2 कट जाएगा और 2 से भी 2 कट जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर। 2 फैक्टर हैं तो इसको हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे, और कंपोजिट नंबर की बात करें तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। क्लियर। आगे चर्चा करते हैं। अगर हम 3 की बात करें तो आपका जवाब आएगा 3 भी 1 से डिवाइड होगा और 3 से, यानी अगर 1 से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो तो उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। या फिर ऐसे याद रखो कि 2 फैक्टर हो। तो अब यहाँ की कहानी में आप समझ गए होंगे कि ये प्राइम नंबर है और ये कंपोजिट नंबर नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है। ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर, मोर देन 2 फैक्टर्स दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। क्लियर। एकदम आराम से पढ़ा रहे और आराम से पढ़ाने में ही आपके माइंड में टिकेगा। एकदम भौकाल मचा देने से, जल्दी जल्दी बोलने से और जल्दी जल्दी पढ़ाने से उतनी स्पीड में आपको लगेगा कि टाइम कम वेस्ट हो रहा है ना, जल्दी जल्दी निपटा लो। जल्दी जल्दी वाला उतनी जल्दी निकल जाता है। एक हमारे गुरुजी थे, एक आपको छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक हमारे गुरुजी थे, तो गुरुजी ने हमको बताया कि आजकल के जो बच्चे हैं वो लो स्पेसिफिक हीट के होते हैं और जो पहले के बच्चे थे वो हाई स्पेसिफिक हीट के होते थे। अब हमने कहा इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। वो मैथ पढ़ाते थे, बहुत ही मस्त मैथ पढ़ाते थे और शायद उनकी ही देन है जो हम आज आपको अच्छे से पढ़ाने का प्रयास कर पा रहे हैं। ठीक, ये नहीं कह रहे हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, एक प्रयास है कि आपको चीजें आसानी से समझा सकें। उन्होंने कहा पहले का विद्यार्थी या तो पढ़ता नहीं था और पढ़ता था तो फिर जॉब ले ही लेता था सरकार से। यानी पहले के जो बच्चे थे हाई स्पेसिफिक हीट, उच्च विशिष्ट ऊष्मा, यानी या तो गर्म नहीं होते थे और बर्तन अगर एक बार गर्म हो जाए तो फिर ठंडा नहीं होता था, यानी या तो पढ़ते ही नहीं थे और या तो पढ़ते तो फिर बड़ा जबरदस्त पढ़ते। आजकल के बच्चे लो स्पेसिफिक हीट है, निम्न विशिष्ट ऊष्मा। कोई एक मोटिवेशन रील्स देख ली, कोई एक मोटिवेशन डायलॉग सुन लिया, कोई एक मोटिवेशन किसी का बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ 4 व्हीलर आ रही है, उससे एक वर्दी पहनने वाला बंदा नीचे उतर रहा है, हूटर बज रहा है, ये रील्स का जमाना आ गया है। तो एकदम उत्तेजित हो जाते हैं हम लोग, हम अपने को भी ले रहे हैं और आपके साथ भी ऐसा होगा। कोई एक भोकाली रील्स देख लो, आईएएस की एंट्री, आईपीएस की एंट्री, लगता है कि बस अब पढ़ना ही पढ़ना है, दुनिया सारी एक तरफ पढ़ना ही पढ़ना है। तो हम लोग एकदम यानी लो स्पेसिफिक हीट का मतलब जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं। जो बर्तन निम्न विशिष्ट ऊष्मा का होता है, साइंस हमको सिखाती है कि वो गर्म भी जल्दी होता है, ठंडा भी। जैसे खाना बनाने में हम लोग अधिकतर बर्तनों को किस प्रकार के यूज करते हैं, लो स्पेसिफिक हीट, मतलब जल्दी गर्म हो जल्दी ठंडी हो, तांबा जैसे होता है। कुछ हाई स्पेसिफिक हीट के बर्तन होते हैं, देर में गर्म होते हैं और उतने ही देर में ठंडे होते हैं। जैसे मान लो हाई स्पेसिफिक हीट का बर्तन आप यूज करो तो आधे घंटे में तो कढ़ाई गर्म होगी, और मान लो गर्म हो गई है, सब्जी बन जाएगी तो शाम तक ठंडी नहीं हो रही है, क्योंकि देर में जो गर्म होता है देर में ठंडा होता है। वही हम आपको सिखा रहे हैं। तो ज्यादा एकदम उत्सुक मत हुआ करो, कोई रील्स देखकर, कोई मोटिवेशन डायलॉग सुनकर या किसी की एंट्री देखकर। धीरे धीरे मेहनत करो, अटूट मेहनत करो, रेगुलरिटी आपका सिलेक्शन दिलाएगी। क्लियर। इसका मतलब ये कि आराम से पढ़िए, धैर्यपूर्वक पढ़िए, लेकिन एक बार ऐसा पढ़िए हाई स्पेसिफिक हीट जैसा, यानी एक बार अगर आपकी मैथमेटिक्स मजबूत हो जाए, यकीन मानो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जहां आप मैथमेटिक्स से आप पीछे हो जाओ। बस अर्थे धैर्य बनाए रखिए, मजबूती से पढ़िए, चले एकदम भागोगे कुछ नहीं होने वाला। सोच के देखो भाई, बहुत सारे लोग ऐसा वीडियो हमारा देख रहे होंगे जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्या अभी तक कुछ हो पाया, नहीं हो पाएगा। तो आप गलती ढूंढिए ना कि हमने क्या गलती की है,
केवल भागते रहने से, बुकवार में बनने से, किताबी कीड़ा बनने से सिलेक्शन नहीं होता है। हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। कैसा पेपर का पैटर्न आ रहा है, किस टाइप के प्रश्न आते हैं, वो सब कुछ सीखना पड़ेगा। नहीं तो नोकिया कंपनी के जैसे आपके हालात होंगे। नोकिया कंपनी को पहले देखा तो घर घर में नोकिया का फोन, आज ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, तमाम प्रकार के फोन नोकिया बहुत कम देखने को मिल रहा, क्योंकि उन्होंने समय रहते अपने आप को चेंज नहीं किया। आप भी अपने आप को समय रहते चेंज नहीं करोगे तो नोकिया कंपनी जैसे हालात होंगे। ठीक, अगर ये कहानी हमारे गुरुजी की छोटी सी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर मैथमेटिक्स आपको इस पर पढ़ाई जाएगी एकदम सीरियल से, जैसा ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है सेम वैसे ऑनलाइन में एक एक चीज क्लियर करेंगे। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ढेर सारे क्वेश्चन सीजीएल, सीएचएसएल, सीजीएल मेंस में, सीपीयू में आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर बात की, वापस आते हैं टॉपिक पर। कहानी कंप्लीट हो गई। हमने क्या सिखाया कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हों, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 2 से अधिक फैक्टर रखते हो। अब बात करते हैं 4 की, समझने का प्रयास करना। 4 हमने आपसे कहा किससे किससे डिवाइड होगा, आप बोलोगे 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये है कि इसके हो गए 3 फैक्टर। समझो बस, जितना प्रेम से सुनोगे उतने ही प्रेम से मैथमेटिक्स एकदम माइंड में सेट कर देंगे आपके। बस धैर्य रखो, बड़बड़ाने की जरूरत नहीं। हाँ, आपको स्पीड में देखना है, फोन की सेटिंग से आप बढ़ा लीजिए। हम बड़ा आराम से धैर्यपूर्वक पढ़ाएंगे क्योंकि मैथ सिखाने आए हैं, रटाने नहीं आए। क्लियर, आप वहां से 1.25, 1.50, 1.75 कितनी भी स्पीड में देखिए अगर आप जल्दबाजी में। क्लियर, अच्छा यहाँ पर कितने फैक्टर हैं, 3। हमने आपसे कहा इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। बोलो कोई समस्या किसी को? आगे आते हैं, अगर 5 की कहानी की चर्चा करें, 5 1 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, केवल 2 फैक्टर हैं। अब ये प्राइम नंबर है आपका, कंपोजिट नंबर नहीं है। 2 से ज्यादा कंपोजिट नंबर, एग्जैक्ट 2 प्राइम नंबर। कठिन है क्या? बोलो कठिन है क्या? बिल्कुल भी कठिन नहीं। अब हम आपसे कहते हैं यहाँ तक आप निकालते हुए चले जाइए। जैसे अब हमने आपसे कहा 12 को चेक करो, तो आप बताओगे 12 किससे किससे डिवाइड होगा। देखो 12 सबसे पहले तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, फिर गौर से देखो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, और गौर से देखोगे 3 से डिवाइड हो जाएगा, और गौर से देखोगे 4 से डिवाइड हो जाएगा, आगे बढ़ो 6 से डिवाइड हो जाएगा, और आगे बढ़ोगे 12 स्वयं से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, 1 से भी 12 कटेगा 12 बार में, 2 से 12 कटेगा 6 बार में, 3 से 12 कटेगा 4 बार में, 4 से 12 कटेगा 3 बार में, 6 से 12 कटेगा 2 बार में, 12 से 12 कटेगा 1 बार में। 1 2 3 4 5 6, इसके टोटल कितने फैक्टर हैं? 6। 6 फैक्टर 2 से ज्यादा है कि नहीं है? आपका जवाब आएगा है, यानी इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। इसका मतलब भाई साहब ये कंपोजिट है और प्राइम नहीं है। अब आगे की कहानी समझ गए होंगे। कोई भी संख्या दी जाए, पहला काम फैक्टर करो। फैक्टर करने के बाद अगर केवल 2 फैक्टर आ रहे हैं तो प्राइम नंबर, 2 से ज्यादा है कंपोजिट नंबर। बात क्लियर हुई? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके या फिर अपने नोटबुक में ढंग से नोट कर लीजिए। आगे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंपोजिट नंबर से बनते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। क्लियर, अब देखो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब आपके एग्जाम में देखो कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। आप भी प्रश्नों को जरूर लिख लीजिए क्योंकि बहुत ही काम की चीज लिखते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बनते हैं। बाकी प्रैक्टिस में तो हम लोग सीखेंगे। जैसे पहला आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? भाज्य संख्या कौन सी है? ठीक, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है ना, नंबर 2 आते हैं। सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है? समभाज्य संख्या कौन सी है? लिखते जाना आप साथ में क्वेश्चन को। अगला हमने प्रश्न किया सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? अगला प्रश्न किया हमसे सबसे छोटी 2 अंकों की भाज्य संख्या कौन सी है? उसके बाद हमने कहा सबसे बड़ी 2 अंकों की भाज्य संख्या
कौन सी है, और न जाने कितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है तो कभी भी गलत नहीं होगा। समझो, सबसे छोटी भाज्य संख्या, फिर से डिटेल में समझाएंगे, कोई भागने वाला काम नहीं। हमने यहाँ पर क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे डॉट 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 डॉट, मान लो 98 99 और 100। ठीक, इतना हमने लिख लिया। अब देखो 1 को अभी हमने आपको सिखाया कि ना तो ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है। इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ऐसा बोल सकते हैं। 2 के बारे में हमने सीखा क्या, कि इसके केवल 2 फैक्टर थे तो ये प्राइम नंबर था। 3 के बारे में भी हमने सीखा, केवल 2 फैक्टर थे, प्राइम नंबर था। अब बात करते हैं 4 की। 4 आपका किससे किससे डिवाइड हो रहा था, 1 से डिवाइड हो रहा था, 2 से डिवाइड हो रहा था, 4 से। यानी पहली संख्या आपको नेचुरल नंबर में मिली 4, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो और यही आपकी कैसी संख्या है, यही कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब जो पहला प्रश्न लिखा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, वो आपकी होती है 4। एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है ना। दूसरी बात, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या। अब देखो, सबसे छोटी तो 4 मिल गई आपको। आगे अगर हम बात करें, 5 तो आपका है प्राइम नंबर, क्लियर। 6 आपका कैसा है, कंपोजिट नंबर, लेकिन ये 4 से बड़ा हो गया कि नहीं। और एक चीज, ये जो है आपका सम है, यानी इवन नंबर। 6 आपका इवन नंबर, 8 आपका इवन नंबर, ये सब कैसे हैं, इवन नंबर। आपसे कहा है सबसे छोटी भी हो, भाज्य भी हो और सम भी है, तो क्या ये चारों गुण या तीनों गुण 4 में नहीं मिल रहे हैं। सबसे छोटी भी है, सबसे छोटी 1 है, लेकिन कंपोजिट में देखोगे ना, सबसे छोटी भी है कंपोजिट, सम भी है और भाज्य भी है, तो दूसरे का भी आंसर यही होगा। क्लियर। अगर आप डायरेक्ट बनते हैं क्वेश्चन, आपसे कहेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, तब भी आप 4 को टिक करोगे। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, तब भी आप 4 को। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई साहब, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। अब देखो, भाज्य होनी चाहिए, भाज्य का मतलब कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो। दूसरी चीज कहा है विषम होनी चाहिए, तो देखो 5 तो आपका कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर था। 6 आपका इवन है, 7 भी आपका कैसा है, प्राइम नंबर है। 8 कैसा है, इवन है। आते हैं हम लोग 9 पर, क्या ये कंपोजिट है, आपका जवाब आएगा है। क्या ये ऑड नंबर है, आपका जवाब आएगा है। इसका मतलब उसने कहा है सबसे छोटी, और अभी तक भाज्य संख्याओं में सबसे छोटी भी है, यानी स्मॉलेस्ट। तो देखो ये तीनों गुण मिल रहे हैं कि नहीं, सबसे छोटी भी है, विषम भी है, कंपोजिट भी है। कंपोजिट तो और है, छोटे भी हैं, लेकिन विषम नहीं। क्लियर। तो 9 आपकी जो संख्या है, ये सबसे छोटी, विषम और भाज्य तीनों गुण अवेलेबल है, तो ये 9 आपका हो जाएगा सबसे पहला। क्लियर। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, समझते हुए चलो, रटोगे भूल जाओगे, सीखना है आपको। लिखा सबसे छोटी 2 अंकों की भाज्य संख्या। अब देखो, अंक 2 आपके 10 से स्टार्ट हो जाते हैं, 9 तक आपका सिंगल डिजिट रहता है। क्लियर। जैसे ही 10 लिखोगे 2 हो गए, डिजिट 2 हो गए, यानी अंक 2 हो गए। अच्छा, अंक 2 हो गए, तो अब इसके 2 से ज्यादा भी फैक्टर, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। 4 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, इसका मतलब ये कंपोजिट हो गया। सबसे छोटा भी है, 2 अंकों का भी है, कंपोजिट भी है, तो सबसे छोटी 2 अंकों की भाज्य संख्या हो जाएगी 10। बोलो किसी को कोई समस्या, एकदम आसान है। अगला लिखा सबसे बड़ी 2 अंकों की भाज्य संख्या। अच्छा, सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या होती है आपकी 99, कैसे 100 जो है वो आप में 3 अंक हो जाएंगे, उसको भूल जाओ, लास्ट में आते हैं 99। अब ये चेक कर लो क्या है, कंपोजिट है, 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा और 99 से। तो नॉर्मली चेक किया 4 बार डिवाइड हो रहा, और भी ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये 2 से ज्यादा फैक्टर रख रहा है, 2 से ज्यादा फैक्टर रख रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये कंपोजिट नंबर है और सबसे बड़ी भी है। इसके बाद फिर 3 अंक आते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 99। अब बोलो, इन प्रश्नों में किसी को यदि 1% भी समस्या हो तो बताइएगा। नहीं है ना समस्या? अगर समस्या हो रही है और आसानी से या इसी तरीके इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आपके पॉजिटिव कमेंट आने चाहिए, या अगर नहीं चीजें समझ में आ रही तो आप जो भी जैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। क्लियर। अब यहाँ पर हमने 5% डिस्कशन किए, बाकी आप समझ चुके होंगे। ऐसा भी क्वेश्चन है, जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, आपको सही वाला दूर से ही दिखने लगेगा। क्लियर। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9, सबसे छोटी 2 अंकों की भाज्य संख्या 10 और सबसे बड़ी 2 अंकों की भाज्य संख्या 99। ये सब रटा नहीं हमने, जैसे हम सीखे हैं वैसे आपको सिखा रहे हैं। क्लियर। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे ऑड और इवन की चर्चा करें। क्लियर।
अब हम लोग अगर वापस आते हैं टॉपिक पर, यहाँ पर हमने क्या बताया था आपको, कितने प्रकार के नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक, डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। प्राइम कंप्लीट हो गया, लेक्चर 2 में डिटेल से सिखाया था। कंपोजिट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इवन और ऑड की करते हैं। तो अगली हेडिंग आप डाल लीजिए इवन नंबर। क्या डालना है आपको? इवन नंबर यानी सम संख्या। तो अगली हेडिंग रहने वाली है आपकी इवन नंबर, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? सम संख्या है, ठीक। तो ये तो आसान है, बस कुछ लोग थोड़ा सा गलत पढ़े होंगे। जैसे हम आपसे पूछे कि सम संख्या किन्हें कहते हैं, तो बहुत से लोगों के मन में आ गया होगा वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं। अब देखो आपकी बात हम यहाँ पर लिखते हैं। आपने कहा वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। हमने क्या किया, 7 ऊपर ले लिया, समझना। अब 7 को 2 से डिवाइड करो तो क्या 3.5 आ गया? क्या ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ? तो आपका जवाब आएगा होगा। इसका मतलब आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थोड़ी सी गलत है। कुछ लोग कह रहे होंगे गलत कैसे, अब तुम ही सही बता दो। देखो आपको क्या सीखना है कि वो संख्या या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब? उसको कहते हैं सम संख्या। पूर्णतः वर्ड बस आपने छोड़ दिया। कुछ लोग कह रहे होंगे फर्क क्या पड़ता है, हमने सीखा है 2 4 6 8 10 फर्क पड़ता है। अगर इंटरव्यू में कहीं हुआ आपका और आपने डेफिनेशन बता दी और किसी ने सिर्फ एक वर्ड जोड़ दिया, वह जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती, तो आप उस इंटरव्यू से बाहर कर दिए जाओगे और वो बंदा सिलेक्ट कर लिया जाएगा। क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। थोड़ी थोड़ी गलतियां ही आपको सुधारनी है, ठीक। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, कई बार चीजें उतनी अच्छी ढंग से नहीं पढ़ पाते जो होना चाहिए। अच्छा, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको हम लोग कहते हैं सम संख्या। अब सीखते हैं यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे आप ले सकते हो। 2 हो गया, पूर्णतः कट रहा है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12, 14, 16 और ऐसे डॉट डॉट डॉट। ये सभी कैसी सम संख्या है। अच्छा, सम संख्या में माइनस की भी आती है। सम संख्या बोला है, नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब ना, -2 भी तो सम संख्या है, समझो। -2 भी सम संख्या, और यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पहले हम लोग दूसरा भी लगे हाथ तो सीख लेते हैं। इसका जो भाई साहब है एक और, ऑड नंबर। क्या लिखते हैं? ऑड नंबर। इसको क्या कहते हैं? विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो लिख लीजिए जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। बोलो कोई समस्या है यहाँ तक? अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं, आसानी से लिख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे अनंत तक चलती चली जाएगी। बोलो कोई समस्या? अब देखो अगर आपके एग्जाम में बन जाए सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, तब तो आप पहले से सोच रहे होंगे। अभी आपने बताया नेगेटिव भी लेते हैं, तो नेगेटिव तो अनंत तक चली जाएंगी। तो जब आपके एग्जाम में बने सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो उसका भी आंसर आपको 2 ही देना है। 2 सबसे छोटी जब सम संख्या पूछी जाती है तो उसमें एक वर्ड छिपा रहता है धनात्मक। क्योंकि आप समझो इसके पीछे जाओगे तो -2, पहले 0 फिर -2 फिर -4 -6 माइनस, तो वो तो अनंत तक चली जाएंगी ना। जैसे इधर इसका अंत नहीं है वैसे इधर इसका अंत नहीं, और जिसका अंत नहीं होता वही अनंत होता है। क्लियर? अगर आपसे पेपर में पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या कौन सी, तो समझ जाना आपको धनात्मक वर्ड छिपाया गया। उसमें वर्ड क्या छिपाया गया है? धनात्मक। आपको आंसर 2 ही करना है। बाकी कभी कभार अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी आंसर चेंज हो जाता है। पता नहीं 2 ऑप्शन ना ही दिया हो, समझ रहे हो? अगर ऑप्शन में ही 2 नहीं दिया तो फिर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही करेंगे। लेकिन यहाँ पर कई बार छोटे एग्जामों में बना है आपका क्वेश्चन कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी, तो आप समझ जाना सबसे छोटी सम यानी धनात्मक वर्ड छिपा है। सबसे छोटी धनात्मक पूछ रहा है, तो आप सब लोग जानते हो सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या 2 होती है। विषम संख्या वैसे ही 1 हो जाएगी। क्लियर? तो हम लोगों ने नेचुरल के जो पार्ट होते हैं प्राइम, कंपोजिट, इवन और ऑड अच्छी तरीके से सीख लिया है। अब ध्यान से आप समझिए आज क्या क्या सीखना। आज हमको सीखना है ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा भाज्य संख्याएं।
हमको सीखना है आज को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएं, और रेशनल और इरेशनल के ऑपरेशन क्या होते हैं, इवन और ऑड के ऑपरेशन क्या होते हैं। ठीक, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब कुछ सीख चुके थे। तो सबसे पहले आज हेडिंग डाल लीजिए आप ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, कॉपी पेन नहीं लेके बैठो तो पहले कॉपी पेन लेके बैठो, ताकि आपका जो नोट्स है वो धीरे धीरे एकदम ब्रिलियंट और अच्छी तरीके से मस्त एकदम बनता रहे। ट्विन प्राइम नंबर हिंदी में बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ठीक, अब देखो नाम से ही समझो, जुड़वा समझते हो, जैसे मूवियों में आपने देखा होगा जुड़वा भाई, सेम शक्ल के दिखने वाले, एक पिक्चर ही जुड़वा है, शायद सलमान खान की आपने देखी हो। तो जुड़वा नाम से ही आप समझो, जुड़वा का मतलब क्या होता है, एक जैसे दो चीज। जुड़वा का मतलब क्या होता है, या एक साथ दो चीज। इसका मतलब क्या, ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जो प्राइम नंबर हो और जिनके बीच का गैप 2 हो। फिर से सुन लो, हम रिपीट कर रहे हैं, लिख सकते हो यहाँ पर, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 का गैप या अंतर होता है, बात समझ में आई कि नहीं? यानी जुड़वा अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें गैप 2 का हो और पेयर में हो। जैसे इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम यहाँ पर लिख दें 3,5। अब आप देख रहे होंगे इनमें दोनों में अंतर कितने का है, 2 का है। 3 भी आपकी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर, यानी ये है दोनों अभाज्य संख्या, और साथ ही साथ इन दोनों में गैप कितने का है, 2 का। 2 का गैप है और अभाज्य संख्या है, तो उस पेयर को हम लोग बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। बोलो कोई समस्या? अच्छा, अगला पेयर क्या होगा, आप समझ गए होंगे, 5,7 बन जाएगा। देखो 7,9 नहीं लिख सकते, क्योंकि 9 आपकी कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। ये तो चीजें आप पिछले लेक्चर में डिटेल से सीख चुके हो। अगला आपका बन जाएगा 11,13, उसके बाद आपका बन जाएगा 17,19, और ऐसे ही आप 100 तक ढूंढ लीजिएगा। यानी वो अभाज्य संख्या है जिनमें गैप 2 का होता है और दोनों अभाज्य संख्याएं हो, ये कंडीशन है, उनको हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्लियर? पेयर आपका पहला 3,5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अब ध्यान से आप यहाँ पर समझने का प्रयास करोगे तो 3 और 5 में गैप कितने का है, 2 का। 5 और 7 में गैप कितने का है, 2 का। 11-13 में गैप कितने का है, 2 का। 17-19 में गैप कितने का है, 2 का। सब में 2-2 का गैप चल रहा है। अगर 2 का गैप है और दोनों अभाज्य संख्या है तो उनको हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब अगला जो टॉपिक है उसको ही हेडिंग डाल लो। ठीक, यहाँ पर स्टार बनाते जाइए और हेडिंग डालते जाइए। अगला हम लोग सीखेंगे को प्राइम नंबर। क्या सीखेंगे? को प्राइम नंबर्स। ठीक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं आप सभी लोगों को पता होगा, सह अभाज्य संख्याएं। क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्याएं। अब थोड़ा डिटेल से समझना, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1। ध्यान से समझो, यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF, ध्यान से समझना, HCF यानी आप बोल सकते हो मासा 1 होता है। क्या लिख दिया? 1 होता है। और एक चीज, जैसे ट्विन प्राइम नंबर जो है आपका, उसमें हमें ये भी देखना होता है कि दोनों प्राइम होने चाहिए, इसमें ये जरूरी नहीं है। ठीक, और आगे लिख लो यहाँ पर, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर हों, दोनों प्राइम नंबर हों।
मतलब अगर प्राइम है और कंपोजिट है लेकिन दोनों का HCF यानी एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहा है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं हो रहा है, तो उनको हम लोग को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिख दिया 2,3। अब देखो यहाँ पर 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन दोनों का HCF क्या है 1, यानी अगर इनके हम फैक्टर करें दोनों ही प्राइम नंबर का HCF क्या होगा 1, तो इनको हम लोग को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। अगला जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 4,5, क्या हमने आपसे कहा क्या ये को प्राइम नंबर है? आपका जवाब आएगा ये 100% है। अब देखो ध्यान से, हमने ये जो व्हाइट से लिखा हुआ है ये जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर हो। इसका मतलब ये है कि आप देख रहे हो कि ये जो 4 है आपका ये कंपोजिट नंबर है और जो 5 है आपका वो प्राइम नंबर। देखो एक प्राइम है लेकिन एक चीज इसमें कंडीशन मैच कर रही है कि इसका HCF क्या है 1। अगर HCF 2 संख्याओं का 1 हो तो उन सभी पेयर को हम को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर हमने लिख दिया जैसे 9,11। अब देखो 11 जो है आपकी ये प्राइम नंबर है, 9 आपका कंपोजिट नंबर है। एक प्राइम है एक कंपोजिट है लेकिन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं सिवाय 1 के, यानी इन दोनों का HCF क्या है 1। तो जब भी दो संख्याओं का HCF 1 हो वो प्राइम हो और चाहे कंपोजिट नंबर हो, उनसे कोई मतलब नहीं है, तो उनको हम लोग को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। दोनों में बहुत अंतर है, ध्यान से समझिएगा। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें 2 का गैप हो और दोनों प्राइम ही होने चाहिए। समझ रहे हो ना? को प्राइम नंबर वो है कि एक प्राइम एक को प्राइम है लेकिन HCF 1। इसमें आपको मेन चीज देखनी है कि HCF 1 होना चाहिए, ऊपर वाले में मेन चीज देखनी कि गैप 2 का होना चाहिए और दोनों प्राइम नंबर हो। बोलो कोई समस्या? बहुत ही अच्छे से जिस तरीके से हमने एक एक चीज को बोर्ड पे लिखा है, आप भी अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए और एक एक चीज लिखते चलिए, वो गजब का नोट्स बनेगा आने वाले समय में जो आपको बहुत ही आराम देने वाला है। क्लियर? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चर्चा कुछ आगे करते हैं। क्लियर? तो ये चीजें अच्छे समझ रहे होगे। मतलब कहने का यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि प्राइम है कि को प्राइम है, बस या प्राइम है या कंपोजिट है, बस आपको ये देखना है कि दोनों में HCF 1 हो। जैसे एक और पेयर अगर हम यहाँ पर लिखें, जैसे हमने लिख दिया 16,9। अब देखो यहाँ पर आप गौर से देख रहे होगे ये जो दोनों संख्याएं हैं ये दोनों ही कंपोजिट नंबर है। 16 भी आपका कंपोजिट नंबर है यानी भाज्य संख्या, और 9 भी आपका कंपोजिट नंबर है। लेकिन एक चीज समझो, दोनों कंपोजिट है लेकिन इनमें कुछ कॉमन नहीं है, यानी इनका जो HCF है, इनका जो HCF है वो कैसा है 1। अगर HCF 1 है तो उनको हम लोग को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या कह सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग चर्चा करते हैं आगे। थोड़ा आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, आज हम लोग और भी कुछ खास चीजें सीखेंगे। जैसे एक होता है आपका ओनली पेयर ऑफ प्राइम नंबर। लिखा है ओनली पेयर ऑफ कंजुगेटिव प्राइम नंबर, यानी ऐसा पेयर आपको पूरे प्राइम नंबर में एक ही देखने को मिलेगा जो लगातार 2-2 के गैप में प्राइम नंबर हो। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें 3,5,7, सिर्फ एक ही पेयर है पूरे प्राइम नंबर में। ध्यान से समझ लो इसको। क्लियर? मतलब कहने का ये है कि आप यहाँ पर क्या सीखे थे, समझना ध्यान से। ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्याएं, फिर हम लोग सीखे को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएं। अब हम लोग सीखे हैं क्या इसमें, ओनली पेयर ऑफ कंजुगेटिव प्राइम नंबर 3, 5, 7। इसका मतलब क्या है, लगातार 3 ऐसी संख्या है जिनमें गैप 2 का है और प्राइम नंबर है, वो आपको एक ही पेयर मिलेगा 3, 5, 7। बाकी आप लिखने के लिए ट्राई कर सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ लिखें, जैसे हमने लिख दिया 2, 3, 5, तो है तो ये भी तीनों प्राइम नंबर, ये भी आपका प्राइम नंबर है, ये भी आपका प्राइम नंबर है और ये भी आपका प्राइम नंबर है। तीनों प्राइम नंबर हैं। अब ध्यान से समझना, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ तो गैप जो है आप देख रहे हो 2 का है, लेकिन यहाँ गैप सिर्फ 1 का है। और आगे 3, 5, 7 तो होता है कन्फर्म, जैसे हमने लिख दिया 5, 7, 11, ये भी तो प्राइम नंबर है। बीच में 9 मिलेगा लेकिन वो प्राइम नहीं है। एक एक बात को ध्यान से समझते हुए चलो। यहाँ पर तो गैप 2 का हो गया, लेकिन यहाँ पर देख लो 7, 4, 11 गैप कितने हो गया 4 का,
यानी लगातार 3 प्राइम नंबर जिनमें गैप भी 2-2 का हो, उसको हम लोग कहते हैं ओनली पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर। वो सिर्फ एक ही पेयर है, याद कर लीजिए, रट्टा मान लीजिए 3 5 7। क्या 3 5 7 10 12 बार बोलोगे एकदम याद हो जाएगा। बोलो कोई समस्या यहाँ तक? तो अब बाकी ये चीजें यहाँ से हटा लेते हैं। इतनी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है ओनली पेयर ऑफ कंजुगेटिव प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो 3 5 7 2-2 का गैप है और तीनों प्राइम नंबर है। ठीक, अब हम लोग कुछ ऑपरेशन सीखने वाले हैं। ऑपरेशन कैसे, समझो ध्यान से एक एक चीज को। जैसे हमने आपसे कहा कि इवन में अगर इवन जोड़ दिया जाएगा तो क्या आएगा, इवन में ऑड जोड़ दिया जाए, क्योंकि इवन ऑड सीख चुके हैं। इवन यानी सम संख्या, ऑड यानी विषम संख्या है। अब समझो बात क्या है, कहने का मतलब अगर हम लोग इवन नंबर में इवन जोड़ दें तब क्या होगा, अगर हम लोग इवन में इवन घटा दें तब क्या होगा, हम लोग ऑड में ऑड जोड़ दें तब क्या रिजल्ट आएगा, हम लोग ऑड में ऑड घटा दें तब क्या रिजल्ट आएगा, और अगर हम लोग इवन में ऑड जोड़ दें तब क्या रिजल्ट आएगा, या इवन में ऑड घटा दें तब क्या रिजल्ट आएगा। ठीक, ऐसे न जाने कितने प्रकार के कॉन्सेप्ट आपके बनते हैं, बस आपको समझना है ध्यान से, और जितने मन से समझोगे, रटना कुछ भी नहीं, अभी हर एक चीज निकाल के दिखाएंगे। देखो इवन में इवन जोड़ना है, इवन में इवन घटाना है, रिजल्ट क्या आएगा वो देखना है। ऑड ऑड जोड़ना है, ऑड ऑड घटाना है। इवन ऑड को जोड़ो या ऑड इवन को जोड़ो एक ही बात है। ठीक, क्योंकि दोनों प्लस के, और यहाँ पर अगर हम करते हैं एक और नई कंडीशन, ऑड में इवन के घटा दो, क्योंकि माइनस में चिन्ह बदल जाता है। ठीक, अब कुछ लोग कह रहे होंगे एक कंडीशन छूट गई कि ऑड में अगर इवन जोड़े, देखो ये दोनों प्लस के हैं, तो चाहे इवन प्लस ऑड लिखो चाहे ऑड प्लस इवन लिखो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ इवन माइनस ऑड और ऑड माइनस इवन में अंतर है। तो आप देख रहे हो कि ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, वैसे ही ये तीसरा नंबर, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये सातवां, ये 7 कंडीशन हमको सीखनी है। रटना कुछ भी नहीं कि क्या आएगा कैसा नहीं, पहले हम लोग एग्जाम्पल रख रख के समझेंगे, उसके बाद ट्रिक बनाएंगे कि कौन सी चीजें या कैसी चीजें आसान रहेंगी। जैसे अब यहाँ पर समझना ध्यान से, हमने क्या किया, एक इवन नंबर कोई भी ले लिया, जैसे 4 सम संख्या है, और दूसरा इवन नंबर ले लिया 6 और दोनों को जोड़ दिया, तो ये कैसी संख्या आ गई, ये एक सम संख्या। यानी इवन इवन जोड़ने पर रिजल्ट कैसा आ रहा है, इवन। इवन में इवन घटाओ, अच्छा 6 एक इवन नंबर है, आपका जवाब आएगा बिल्कुल है। 2 एक इवन नंबर है, दोनों को घटाओगे क्या आएगा, 4, ये कैसा है, इवन नंबर, बिल्कुल क्या। अब यहाँ पर ऑड को ऑड, ऑड मतलब विषम संख्या, एक 3 ले लो एक 5, देख रहे हो कि ये क्या आ गया 8, लिया हमने ऑड और यहाँ भी ऑड, ऑड ऑड जोड़ा तो कैसा आ गया, इवन नंबर। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, इवन। बाकी अभी एक ट्रिक बन जाएगी, बस समझते रहो, धैर्य रखो थोड़ा। ऑड में ऑड घटाओ, 9 कैसी संख्या है, विषम संख्या, इसमें ऑड 5 कैसी संख्या, विषम, 9 में 5 घटाओगे क्या आएगा, 4, ये भी कैसा आ गया, इवन नंबर। तो यहाँ पर क्या लिख लो, इवन नंबर। यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या। इवन ऑड को जोड़ो, इवन यानी 6 सम संख्या ले ली, ऑड यानी 3, 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 किसी संख्या, विषम संख्या यानी ऑड, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, ऑड आ गया। आगे इवन में ऑड घटाइए, इवन मान लो 10, ऑड मान लो 5, 10 में 5 कम करोगे कितना आएगा 5, 5 कैसी संख्या है, ऑड नंबर, तो यहाँ पे क्या कर लो, ऑड कर लो। अच्छा आगे ऑड में इवन घटाना, ऑड मान लो हमने 15 ले लिया, विषम है ना, इवन घटाना है, 10 घटा दो कितना आ गया 5, 5 कैसी संख्या है, ऑड संख्या, तो ये भी क्या आ गया ऑड। तो इतने एग्जाम्पल लेकर हमने ये सारी चीजें लिखी हैं। अब आप थोड़ा समझने का प्रयास करना, थोड़ा समझने का प्रयास करना। क्या समझो, पहला लिखा है इवन प्लस इवन, इवन आएगा, इवन माइनस इवन, इवन आया, ऑड प्लस ऑड, इवन आया, ऑड माइनस ऑड, इवन आया, इवन ऑड, ऑड आया, इवन माइनस ऑड, ये भी ऑड आया, ऑड माइनस इवन, ये भी। तो एक यहाँ पर लॉजिक बन रहा है, किसको किसको लॉजिक समझ में आ गया, नहीं आया तो ध्यान देना। यानी मतलब भाई साहब ये है कि अगर शकल सेम है, समझने का प्रयास करो, शकल सेम है तो हमेशा इवन नंबर आ रहा है, और शकल बदली है तो हमेशा ऑड आ रहा है। लॉजिक क्या बना, ध्यान दो जरा। शकल सेम देखो, जैसे इवन इवन शकल सेम है तो इवन आया, इवन माइनस इवन शकल सेम है, इवन आया, ऑड ऑड शकल सेम है, इवन आया, ऑड माइनस ऑड
सकल सेम है, इवन आया। इन 4 कंडीशन में आप गौर से देखिए कि अगर सकल सेम है, चाहे वो जुड़े और चाहे घटे, यानी बीच में चाहे प्लस हो और चाहे माइनस हो, दोनों ही स्थितियों में सदैव इवन यानी सम संख्या आती है। क्लियर? अगर सकल बदल जाए, मतलब अगर इवन में ऑड जोड़ दिया जाए तो ऑड आता है, इवन में ऑड घटा दिया जाए तो ऑड आता है, ऑड में इवन घटा दिया जाए, सकल बदल गई, यानी यहाँ इवन यहाँ ऑड सकल बदल गई, यहाँ इवन यहाँ ऑड सकल बदल गई, यहाँ ऑड यहाँ इवन सकल बदल गई। तो जब बदली सकल हो तब ऑड। बात समझ में आई? यानी अगर एक जैसी सकल है तो इवन नंबर आएगा सदैव, जोड़े चाहे घटाएं, और सकल बदल गई है तो हमेशा ऑड नंबर आएगा, चाहे वो जोड़े और चाहे घटाएं। तो एक लॉजिक बन के आ गया कि सेम शकल के दिखने वाले हमेशा सम संख्याएं आती हैं, जुड़े या घटे, और विपरीत शकल के दिखने वाले, ऑड का मतलब नहीं कि ऑड मतलब विचित्र, अजीब टाइप का। तो जब विचित्र हो गया ना, शकल बदल गई तो विचित्र हो गया, शकल बदल गई तो विचित्र ही आएगा, यानी ऑड। ऐसे तो विषम संख्या होता है, एक लॉजिक बना सकते हो आप कि शकल सेम है तो सदैव इवन आता है, और शकल विपरीत है तो हमेशा ऑड नंबर आता है। इवन नंबर मतलब क्या हो गया? सम संख्याएं, और ऑड नंबर मतलब क्या हो गया? विषम संख्याएं। क्या हो गया? विषम संख्या। बोलो इस कहानी में कोई समस्या किसी को? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। और एक काम करते हैं, इसको थोड़ा, ये जो एग्जाम्पल थे है ना, ये एग्जाम्पल समझाने के लिए इनको थोड़ा और साइड में कर लीजिए, और इस पूरी कहानी को जो आप सीखे हो इसको थोड़ा और बीच में शिफ्ट कर लीजिए, और फिर आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ये तरीका जो हमने बताया, एक जैसी शकल में इवन, विपरीत शकल में ऑड, ये कभी मत बोलना, एग्जाम्पल से प्रूव करवा दिया। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट। ठीक, अब समझो आगे की कहानी क्या है। अब हम लोग कुछ खास चर्चा करने वाले हैं। इसी तरीके और भी आपके ऑपरेशन होते हैं जिनको हम लोग रेशनल और इरेशनल में समझते हैं। ठीक, तो पहले से आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, क्या? रेशनल नंबर। फिलहाल में हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से थोड़ा डिटेल से चर्चा। रेशनल नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। RATIONAL रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। इनकी हमने 3 कंडीशन आपको लिखाई थी, ध्यान हो। अगर आपको नहीं ध्यान है तो कोई बात नहीं, फिर से रिवीजन। इनका जो फॉर्मेट है वो P/Q के रूप में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन इसमें हमने बताई थी Q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा लिखाया था हमने P&Q बोथ आर इंटीजर, बोथ आर इंटीजर्स, यानी P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। यानी कभी भी हमको रेशनल पहचानना है, रेशनल मतलब परिमेय, तो हम लोग पहले उसको सॉल्व करते हैं तब बताते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही चीजें जबरदस्त हो पाती हैं। अब हमने क्या किया, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन किया, क्या 2 ये रेशनल नंबर है कि नहीं? बोलिए आप, 2 रेशनल नंबर है कि नहीं? तो आपके मन में आ रहा होगा कि P/Q का रूप होना चाहिए। तो जो लोग समझदार हैं थोड़ा समझ गए होंगे कि ये रेशनल है। कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे नीचे कुछ नहीं है तो रेशनल नहीं, किसी भी संख्या के नीचे 1 मान सकते हैं कि नहीं। अब ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, ये देखिए। क्या ये P/Q के रूप में है? बिल्कुल है। क्या इसका हर 0 नहीं है? बिल्कुल नहीं। P और Q दोनों इंटीजर, 2 भी आपका पूर्णांक होता है, 1 भी, दोनों इंटीजर है, तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, तो फिर ये रेशनल नंबर है। कैसा है? रेशनल नंबर है। बात समझ में आ गई? कोई भी क्वेश्चन दिया जाए उसको पहले हल करोगे तब आप बताओगे रेशनल है या नहीं। जैसे अगला इसी में हम लोग एग्जांपल लेते हैं कामा लगा के 1.5। हमने आपसे कहा 1.5 रेशनल है या नहीं, तो बहुत से लोगों के मन में दशमलव आ गया कि दशमलव क्या है, ये नीचे कुछ नहीं। आप समझो, दशमलव हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 15/10। क्या ये P और Q पूर्णांक नहीं है? और हल करना चाहते हो तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10। क्या हो जाएगा? 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, यानी 3/2। समझो ध्यान से, 3/2। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब भाई साहब ये हुआ कि जब भी रेशनल बताना हो तो पहले सॉल्व करेंगे फिर बताएंगे। जैसे 3/2, अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा कि ये रेशनल नंबर 100% है। क्लियर? अच्छा, अगर एक और हम छोटा सा प्रश्न करते हैं, यहाँ पर हमने आपसे अगला एग्जाम्पल कहा,
√4 कैसी संख्या है। हमने आपको रेशनल इरेशनल जब पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, हमने आपसे ये कहा था इरेशनल नंबर वो संख्याएं होती हैं जो रूट के अंदर हो और एग्जैक्ट वर्गमूल ना हो, यानी डायरेक्ट। अब यहाँ पर आप देखोगे √4 को डायरेक्ट बाहर निकाल सकते, कितना आ जाएगा 2, और 2 आपने अभी सीखा था कि रेशनल नंबर है। इसके नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं और ये हमारा रेशनल नंबर है। अगर हम आपसे कहें √3 तो इसका मान पॉइंट में होता है, ध्यान से समझो। इसका मतलब इसका एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं है, तो इसको हम लोग कहेंगे ये रेशनल नहीं है, या अगर पूछा जाए है कैसा फिर, तो ये इरेशनल नंबर है। बोलो पूरी कहानी समझ में आ रही कि नहीं। अगर हम कोई भी रेशनल नंबर पहचानेंगे, ये 3 कंडीशन उसमें होनी चाहिए। क्लियर। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इधर इरेशनल नंबर। ठीक, तो अगली हेडिंग यहाँ पर आप बना लीजिए, क्या, इरेशनल नंबर। दोनों एक साथ सीख लेते हैं, इरेशनल नंबर। हिंदी में बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, डिटेल से हमने पहले चर्चा की थी, लेकिन फिलहाल में समझ लो। नॉर्मली वो संख्याएं जो रूट के अंदर हो और एग्जैक्ट वर्गमूल ना हो। जैसे आपके सामने ये सारी संख्याएं लिख रहे हैं, ये सब देख रहे होगे आप, एग्जैक्ट इनका वर्गमूल नहीं है। ना तो √3 एग्जैक्ट वर्गमूल होता है, ना तो √2 का होता है, ना ही √5 का होता है, ना ही √7 का। तो ये सब आपके इरेशनल नंबर में आते हैं। रेशनल नंबर में क्या आते हैं, पहले आप उसको हल कीजिए, उसके बाद जैसे आपसे हम कहें, यहाँ पर ध्यान दो 3√9। अब आपके मन में ढेर सारे विचार आ रहे होंगे, ये क्या है। कुछ लोग तो तुरंत आंसर समझ गए होंगे, और जो लोग सोच रहे हैं रेशनल नंबर है, एकदम ऐसा है, सही है, और जो इरेशनल सोच रहे गलत है। कैसे, क्योंकि 3 तो आपका बाहर लिखा हुआ है, और √9 भी 3 होता है। 3 × 3 9 हो जाएगा, 9 के नीचे 1 मान सकते हो, ये आपका इंटीजर है। इसका मतलब 9 हमारी परिमेय संख्या होती है। तो केवल रूट देखकर आंसर मत दीजिएगा कि ये इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऑपरेशंस की। ठीक, इनमें हमने क्या कहा था, अभी हम लोग ऑपरेशन सीखेंगे। ऑपरेशन का मतलब क्या है कि कौन कौन सी वैल्यू रेशनल जोड़ने से क्या आता है। जैसे अभी इवन ऑड वाला सीखा था, वैसे ही अगर रेशनल को रेशनल में जोड़ देंगे तो क्या आएगा। दूसरा, रेशनल को रेशनल में घटा देंगे तो क्या आएगा। तीसरा, रेशनल में इरेशनल अगर जोड़ देंगे तो क्या आएगा। चौथा, रेशनल में अगर इरेशनल जो घटा देंगे तो क्या आएगा। पांचवा यहाँ पर रेशनल में, या फिर पांचवा अगर इरेशनल में इरेशनल जोड़ दिया जाए तब क्या आएगा। और नंबर 6, इरेशनल में इरेशनल घटा दिया जाए तब क्या होगा। ढेर सारे ये कॉन्सेप्ट बनेंगे, और भी आगे लिख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर में, अगर रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई करा दिया जाए, ठीक, तब क्या होगा। अगर रेशनल में इरेशनल का भाग दे दिया जाए तब क्या होगा। ठीक, रेशनल में रेशनल का भाग दे दिया जाए तब क्या होगा, और इरेशनल में इरेशनल का भाग दे दिया जाए तब क्या। ये 10 पॉइंट हमने लिखे हैं। पहले आप इन सबको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त यहाँ से कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। देखने में बस छोटे लग रहे हैं, वो कहावत है ना, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बस वही चीजें लग रहे हैं कि आर 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 और I यानी इरेशनल नंबर। जहां जहां आर लिखा है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं की बात होगी, जहां जहां I लिखा है इरेशनल यानी अपरिमेय संख्याओं की बात होगी। कुछ भी हम लोगों को रटना नहीं है, हम लोगों को इसी पूरे गोले में हर एक चीज सीख लेनी है शॉर्टकट में। जैसे रेशनल मतलब परिमेय संख्या, इधर आपने सीखा था सही बटे के रूप में। जैसे पहला रेशनल नंबर अगर हम 1/2 ले लें और दूसरा रेशनल नंबर 3/2, तो इसको जब आप हल करोगे एलसीएम 2, ऊपर 3 और 1 4 हो जाएगा। क्या ये रेशनल नहीं है। या इसको हल करोगे तो फाइनली 2 आएगा, इसके नीचे क्या ये रेशनल नहीं है। आपका जवाब आएगा बिल्कुल है। यानी जब रेशनल परिमेय में परिमेय जोड़ा गया तो भी रेशनल आया, तो इसका रिजल्ट भी क्या दे रहा है, आ। आगे की कहानी, रेशनल में रेशनल घटाओ। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम माइनस लगा दें, ठीक, इसको यहाँ पर इरेज भी करते जाते, समझते जाएंगे, इरेज करते जाएंगे। आगे हमने क्या किया, रेशनल में रेशनल घटाना है। जैसे 1 1/3 ले लिया, 1 1/2 ले लिया, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो ये 2 - 3 हो जाएगा, माइनस का 1/6 आ जाएगा। दोनों पूर्णांक सही बटे में लिखा है,
तो इसका मतलब जब रेशनल में रेशनल घटाएं तो भी तो सही बटे में आ रहा है, यानी तब भी रेशनल नंबर आ रहा है, तो इसका रिजल्टेंट भी क्या आ गया, रेशनल नंबर। बोलो कोई डाउट है क्या? एकदम कंफर्म। इधर से कहानी समझो, रेशनल और इरेशनल, तो इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, है ना। हर बार यहाँ पर क्वेश्चन लिखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। यहाँ पर रेशनल लिखा है, फिर इरेशनल। रेशनल मतलब कोई भी परिमेय संख्या 1/2 ले लो, इरेशनल √2 ले लो, इसके नीचे एक मान के एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 + 2√2। अब बताइए कि रेशनल है कि इरेशनल? क्या √2 का एग्जैक्ट वर्गमूल हो पा रहा है? आपका जवाब आएगा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब जब रेशनल में इरेशनल जोड़ते हैं तो आता भी इरेशनल है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो इरेशनल नंबर होगा। ऐसे रेशनल में इरेशनल घटाओगे, अगर यहाँ पर सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर यहाँ पर हम लोग सिर्फ माइनस कर दें, समझो यहाँ पर हम लोग सिर्फ माइनस कर दें, यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ माइनस, क्या रिजल्ट बदलेगा? नहीं बदलेगा, तो इसका भी जो फाइनल आंसर आएगा वो इरेशनल होगा। बोलो कोई समस्या? यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं अगले लेक्चर में। इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है 10 जबरदस्त क्वेश्चन हम लेके आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से, और एक एक क्वेश्चन में ढेर सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे। यानी जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना उसकी पहले प्रैक्टिस, उसके बाद इसका दूसरा टॉपिक यूनिट डिजिट स्टार्ट होगा। क्लियर? यहाँ पर समझो, अगर इरेशनल जोड़ दिया जाए, ठीक, तो आगे की कहानी समझ लीजिए थोड़ा। अगर इरेशनल जोड़ दिया जाए, यानी दोनों अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। अगर हम एक अपरिमेय संख्या √2 ले लें और एक √3 ले लें, तो इनका योग क्या रेशनल हो जाएगा? आपका जवाब आएगा भैया बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब ये कि इरेशनल जुड़ता है तो उसका रिजल्ट भी हमेशा इरेशनल रहता है, उसका रिजल्ट हमेशा कैसा रहता है? इरेशनल, यानी अपरिमेय। अच्छा, वही कहानी यहाँ पर की गई है। अगर हम बीच में माइनस लगाते हैं, यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस, तब भी तो इरेशनल ही रहेगा, यानी रेशनल नहीं होगा, तब भी इसका रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल नंबर। बोलो किसी को कोई समस्या? आसान है ना चीजें? अगर चीजें पल्ले पड़ रही, वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक, कमेंट और शेयरिंग ही हमको मोटिवेट करते हैं, और हम आपके लिए अटूट इसी तरीके मेहनत करते रहेंगे, बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट और ढेर सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए प्रैक्टिस कराएंगे। अभी नया चैनल है, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे ना, जितना ज़्यादा शेयरिंग करोगे, लाइक करोगे, पॉजिटिव कमेंट करोगे, उतने ही ज़बरदस्त हमारी तरफ से मेहनत की जाएगी। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर इतनी चीज़ें समझ के अच्छा है। आगे की कहानी थोड़ी सी कठिन है, डिफरेंट है और लॉजिक वाली भी है। जैसे अगला आप देख रहे होगे, पहले तो आप समझो कंडीशन क्या है। कंडीशन में लिखा हुआ एक रेशनल है, एक इरेशनल, और उनका मल्टीप्लाई करवाना है। मतलब ये हुआ कि एक रेशनल ले लो हमने, जैसे 1/2 ले लिया, इंटू एक इरेशनल ले लो √3, तो जब इसका मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये √3/2 हो जाएगा। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। वहां प्रूव करने के लिए आता था, तो सिद्ध करने का मतलब ही हो गया कि वो है इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। तो एक हमने रेशनल लिया, एक इरेशनल लिया, मल्टीप्लाई कराया, तो आप देख रहे हो कैसा आया? इरेशनल नंबर आया। कैसा आया? इरेशनल, यानी इसका रिजल्ट हमेशा इरेशनल रहेगा, अर्थात अपरिमेय। क्लियर? आगे समझो, रेशनल में इरेशनल का भाग देना है, तो कहानी फिर से, कहानी में ट्विस्ट थोड़ा सा आएगा, समझने का प्रयास कीजिए। एक रेशनल जैसे 1/2 और उसके नीचे इरेशनल यानी √3, तो जब 1/2 तो इसके नीचे एक, बाहर का बाहर गुणा अंदर का अंदर, तो 1/2 √3 हो जाएगा। अब आप ही बोलिए, क्या √3 का एग्जैक्ट वर्गमूल हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी कैसा है? इरेशनल। तो भाग दोगे तो भी क्या आ जाएगा? इरेशनल नंबर। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही आप बढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है रेशनल बटे रेशनल। अच्छा, अगली कहानी में क्या चीजें होंगी, ध्यान से समझना। अगली कहानी जो होने वाली है, रेशनल के नीचे रेशनल, यानी ऊपर भी परिमेय संख्या जैसे 1/2, नीचे परिमेय संख्या जैसे 1/3, तो ये तो गुणा कराओगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। क्या 3/2 परिमेय है या अपरिमेय? आपका जवाब आएगा परिमेय है, यानी रेशनल नंबर है, तो इसका जो रिजल्टेंट क्या आएगा? वो रेशनल नंबर आएगा। आगे इरेशनल का भाग दे दो। ठीक, तो एक और कहानी आगे समझ लेते हैं। इरेशनल में इरेशनल, यानी √3 कैसी है? इरेशनल नंबर। √2 कैसा है? इरेशनल। दोनों को कंबाइंड रूट में लगा दीजिए, तो √3/2। क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं है। इसका मतलब ये भी रिजल्ट कैसा आएगा? इरेशनल नंबर। कैसा आएगा? इरेशनल नंबर। यानी जब अपरिमेय में अपरिमेय का भाग देते हैं तो अपरिमेय, परिमेय में परिमेय का भाग देते हैं तो परिमेय, लेकिन परिमेय संख्या में अपरिमेय का भाग देते तो भी अपरिमेय आता है,
और रेशनल इरेशनल का मल्टीप्लाई यानी परिमेय अपरिमेय का जब गुणा कराते तब भी अपरिमेय आता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? एक और यहाँ पर 11 नंबर लिख लीजिए, अगर हम इरेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल से करवा दें, इस कहानी में बहुत दम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टार बना लीजिए। कुछ लोग कह रहे होंगे अरे आसान है, देखते हैं अभी, चलो देख लीजिए आप ही, आसान लग रहा है, कुछ चीजें दिखती हैं आसान, होती नहीं है। जैसे एक इरेशनल नंबर हमने ले लिया √3 और दूसरा भी ले लिया √3, यहाँ पर क्या करना है, 11 नंबर स्टार बना लीजिए, क्वेश्चन यहीं से बनेगा एग्जाम में, ये आसान चीजें थी, तभी सबसे लास्ट में लिखा है इरेशनल इरेशनल का मल्टीप्लाई यानी दोनों अपरिमेय संख्या। समझना ध्यान से, क्या ये अपरिमेय संख्या नहीं? आपका जवाब आएगा है, गुणा करवाओ अपरिमेय। अब √3 का जब √3 में गुणा करोगे तो आएगा √9 और √9 का एग्जैक्ट वर्गमूल होता है, तो ये कैसा आ जाएगा, रेशनल नंबर। बोलो कहानी में ट्विस्ट आया कि नहीं? ये कैसा आ गया, रेशनल नंबर। एक और एग्जांपल लेते, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर हम ले लें एक √3 और एक ले लें √2, तो ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय, तो अब ये आ जाएगा √6। क्या √6 का एग्जैक्ट वर्गमूल होता है? अब आपका जवाब आएगा नहीं, यानी ये हो गया इरेशनल, तो ऑब्लिक करके यहाँ पर इरेशनल भी लिख लो। इसका मतलब भाई साहब ये है कि जब इरेशनल और इरेशनल यानी अपरिमेय का जब अपरिमेय से गुणा करते हैं तो वो अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। कोई समस्या किसी को? वो अपरिमेय भी हो सकता है और वो परिमेय भी हो सकता है। अच्छा 10वें नंबर में थोड़ा और समझ लो चीजें, ये क्लियर हुआ? ये नहीं कि अपरिमेय अपरिमेय का गुणा, एक आपने √2 ले लिया, √3 √6 सदैव अपरिमेय, यानी ये परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी। कब? जब दोनों अपरिमेय का मल्टीप्लाई कराया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 है, अब क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार फिर से समझ लो। जैसे एक हमने √3 ले लिया और दूसरा भी √3 ले लिया, देखो इरेशनल में इरेशनल का भाग दिया गया है, यानी अपरिमेय में अपरिमेय का भाग दिया गया है। क्या ये दोनों कट के 1 नहीं आ जाएगा? यानी जब अपरिमेय में अपरिमेय का भाग देते हैं तब भी तो परिमेय आता है, तो ऊपर वाले में भी ऑब्लिक करके परिमेय लिख लीजिए, यानी रेशनल। यानी जब अपरिमेय का अपरिमेय में गुणा हो या अपरिमेय का अपरिमेय में भाग हो तो वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी। अगर पेपर में देखो जब क्वेश्चन आए कैसा का, बाकी 10 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग इससे रिलेटेड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जब अपरिमेय का अपरिमेय से गुणा करवाया जाता है तो क्या सदैव अपरिमेय होता है, तो आपका जवाब आएगा नहीं, सदैव नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी। और वही क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में स्टार बना लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डबल कंडीशन दे रहे हैं। ठीक, बाकी जो चीजें हमने यहाँ पर लिखी और कौन सी कंडीशन डबल रिजल्ट दे सकती, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर चीजें अच्छी लगी हो, मैराथन क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का पूरा पोस्टमार्टम किया गया है, अर्थात संख्या कितने प्रकार की हो सकती है, जितने भी प्रकार 18 से 20 हमने बताया, इससे बाहर नहीं जाएगा। जो भी चीजें हमने सिखाई हैं, अगर इसी तरीके से और भी टॉपिक मैराथन क्लास में खत्म किया जाए तो उनका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही जो हमने क्वेश्चन दिया है कि और भी कौन डबल रिजल्ट दे सकते हैं कंडीशन, उनका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और एक खास बात, अपने दोस्तों में जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिए, ठीक, ताकि उन तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट संख्याओं के प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है पहुंच सके। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।